Okay, so hello everyone. I welcome you all again in the next lecture of वन शॉट सीरीज। और आज मैथ्स का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर जो है बहुत सिंपल है। गिन के दो फॉर्मूला यार इस चैप्टर में हमें पढ़ने, गिन के दो फॉर्मूलाज, ठीक है। ऐसे ऑप्शनल बना पकड़ ले तो एक तीसरा भी आ जाता है, लेकिन मेन स्ट्रीम गिन के दो फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए हमें पढ़ने। न्यूमेरिकल्स जो है, प्रॉब्लम्स जो है, क्वेश्चंस जो है, बोल लो आप, बहुत सिंपल होते हैं। अच्छे से ध्यान देना है, जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कवर करेंगे विथ गुड अंडरस्टैंडिंग और अच्छे तरीके से। मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आज इस लेक्चर में लेके आया हूँ। सो आपको अच्छे से अटेंड करना है पूरा लेक्चर। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पे रिपीट देख लो भाई चाहिए तो। और है तो बहुत आसान, समझ में तो आ ही जाएगा। वैसे मैं हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस है, तो आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो बने रहना पूरे लेक्चर में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या टॉपिक्स है भाई, यहाँ पे क्या पढ़ना है आज हमें इस चैप्टर में। सीक्वेंस क्या होता है पहले ये समझेंगे, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर ये होने के बाद जो है nth टर्म, जिसके लिए हमारा पहला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। tn का हम बोलते हैं उसे फॉर्मूला, या तो सीबीएसई के बच्चे an बोल के यूज़ करते, तो जो भी आप, मैं आपको आगे समझा ही दूंगा। इसके बाद आता है लास्ट और आखिरी Sn, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। दो ही फॉर्मूले जैसे मैंने पहले आपको बताया हमें इस चैप्टर में पढ़ने, और हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। हाँ, क्वेश्चंस तरह तरह के बनते हैं जो कि आसान होते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट आपका अगर पूरा अच्छे से बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस चैप्टर के आपके बोर्ड में मार्क पक्के हो जाएंगे, ये आप समझ लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई जल्दी से इस चैप्टर को। पहला टॉपिक सीक्वेंस। अब देखो यार, हमारे पास बहुत तरह तरह की नंबर की सीरीज हमें देखने मिलती है। कुछ इस तरीके से, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको अगर बता दूं, यहाँ पे मान ले बेटा कुछ इस तरीके की नंबर सीरीज मेरे पास है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2, 5, 26, ओके एंड सो ऑन। या तो चलता, रुको थोड़ा अलग लेता हूँ, सॉरी। 2, 5, 11, 23 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज को, इस नंबर के अब सीक्वेंस को अगर मैं बोलूँ, अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ तो है यार यहाँ पे। यूं ही सारे कुछ भी नंबर्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, कुछ तो है, कुछ तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आपको देखने मिल रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा, ध्यान दो क्या है, देखो जरा ध्यान से इस पैटर्न को समझो। जैसे ये नंबर आने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई बाय 2 और +1 करना पड़ रहा है। चेक करो यार, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, +1 करो 5 आ जाएगा, अगली टर्म आ गई। फिर इसको सेम चीज रिपीट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 2 और +1। देखो 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो 10 हो जाएगा, +1 करो 11 हो जाएगा। फिर इसमें सेम चीज रिपीट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 2 +1, तो क्या होगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा, +1 को 23। और ऐसे ही आगे जो है टर्म्स में निकालता जा सकता हूं, राइट। तो इस तरीके से एक नंबर का एक स्पेसिफिक सीरीज, एक प्यारा सा सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, जहां पे हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। चलो, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स आपने इसके पहले भी देखे होंगे। कईयों ने ओलंपियाड, स्कॉलरशिप के एग्जाम्स, क्लास 8, क्लास 4, क्लास 5 ऐसी जगहों पे दी होगी, तो वहां पे एक एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन होता था उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने पहले से डील कर रखे हैं। सो यू हैव सम गुड आइडिया अबाउट दिस, राइट। होपिंग दैट यू हैव आइडिया अबाउट दिस। तो यार ऐसे चीजों को अपन सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है ना। रुको, सबर करो, अभी अपन ने एपी की बात खोली नहीं है ना। ऐसी चीजों को अपन सीक्वेंस बोल सकते हैं। एक नंबर का एक प्यारा सा सीक्वेंस, एक नंबर्स की सीरीज जिसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न अपने को नजर आता है। साइमल्टेनियसली इसी के बजाय एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, अब यहां पे ध्यान से देखना। 2, 4, 6, 8, 10, बराबर बात। अब फिर एक बार अगर आप देखोगे तो यहां पे भी एक प्यारा सा पैटर्न है। क्या, 2 में 2 ऐड कर दो +2 तो ये नंबर मिलेगा। इसमें फिर एक बार 2 ऐड कर दो तो ये नंबर मिलेगा 6। 6 में 2 ऐड कर दो तो 8 मिल जाएगा। 8 में 2 ऐड कर दो तो 10 मिल जाएगा। और ऐसे ही आप आगे के नंबर्स को भी निकाल सकते हो, बराबर बात। अरे यस और नो, यस सर, बराबर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात समझने लायक है। ये पहला वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है और ये जो दूसरा वाला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये दोनों ही सीक्वेंस तो है। ध्यान से सुन ले भाई, ये दोनों ही सीक्वेंस है, लेकिन इसमें से बस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है।
ओए होए 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 होए, सर क्या बोल दिया, क्या है, बड़ा सा कंफ्यूज होने लगा। नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। ध्यान से और 2 मिनट मेरी बातें सुनना, आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला ये दोनों भी सीक्वेंस है, लेकिन इसमें से बस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और वो है ये सेकंड वाला। सेकंड वाला भाई एपी है, लेकिन ये फर्स्ट वाला एपी नहीं है। ठीक है, अब क्या अंतर है भाई, यही से बात हमें समझनी है कि सीक्वेंस क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सीक्वेंस में यार किसी भी नंबर के एक सीरीज को बोल सकता हूं जहां पे लगातार एक स्पेसिफिक पैटर्न में मेरे को नंबर्स नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बस उसी सीक्वेंस को बोलता हूं जिसमें हर दो टर्म के, हर दो कौन सी टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है ना वो सेम होता है। अगर भाई 4 में से 2 माइनस करूं 2 ही आएगा, 6 में से 4 माइनस करूं 2 ही आएगा, 8 में से 6 माइनस कर दूं 2 ही आएगा, 10 में से 8 माइनस कर दूं 2 ही आंसर आएगा। ऐसी अगर सिचुएशन हो कि भाई किसी सीक्वेंस के हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो, जिसको आगे चल करके आपको पता है, अब भाई रिवीजन लेक्चर है, सब कुछ बहुत बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है, वन शॉट है, आपको कुछ चीजें पहले से मालूम है। कंसीडरिंग दैट, तो ऐसे चीजों को अपन, ऐसे डिफरेंस को अपन कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, और यहां पे कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तभी उस सीक्वेंस को अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, अदरवाइज उससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। तो इस वाले में आपको समझ आएगा मैंने क्यों आपको ये दो अलग एग्जांपल दिए है ना। भले ही हमें यहाँ पे पैटर्न सेम नजर आ रहा हो तभी उसे एपी नहीं बोल सकते। एपी होने के लिए उसके हर दो टर्म के बीच का, हर दो टर्म कैसी, कंसेक्यूटिव, यानी कि एक के बाद एक आने वाली, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जिसे कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, वो सेम होना चाहिए। चलो सीक्वेंस की बात तो मैंने यहाँ पे छेड़ दी। ऐसे सीक्वेंस को क्या डिफाइन किया, यहाँ पे एक बार रीड भी कर लेते हैं। अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नंबर्स अरेंज होते हैं उसे हम सीक्वेंस बोल देते हैं। ठीक है, लाइक द नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस, चाहे फिर वो नेचुरल नंबर ही क्यों ना हो या दुनिया का कोई भी नंबर सीरीज क्यों ना हो भाई, वो एक सीक्वेंस में कंसीडर किया जा सकता है। उसके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न, स्पेसिफिक नंबर्स की अरेंजमेंट हमें देखने मिलती है। ओके, मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पहला एग्जांपल आपको दिखाया था। दूसरा एग्जांपल भी सीक्वेंस है लेकिन ये एपी भी है और पहला वाला एपी नहीं है। कारण क्या है कि भाई एपी होने के लिए उस सीक्वेंस के हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का बीच का डिफरेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट, यानी कि इक्वल, यानी कि सेम होना चाहिए। चलो आगे करते हैं बात अगले इसके टॉपिक के लिए जहां पे हमें समझना है टर्म्स क्या होती है सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, अब सीक्वेंस की बात तो आपको आई होप समझ आ गई कि सीक्वेंस यानी कि है क्या, है ना भाई, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है नंबर की, लेकिन इसके अंदर टर्म्स का क्या रोल है, एपी में टर्म्स का क्या रोल है, इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब जैसे मान लो भाई किसी भी सीक्वेंस को अगर मैं लिखता हूं तो उसके अंदर जो भी नंबर्स में कंसेक्यूटिव फॉर्म में दिखा रहा हूं वो सभी मेरे लिए टर्म्स बन जाती है। वो सभी क्या बन जाती है बेटा, टर्म्स बन जाती है। तो जो यहाँ पे सबसे पहले होगा उसको मैं T1 बोल सकता हूं, जो उसके बाद होगा उसको T2 बोल सकता हूं, उसके बाद रहेगा T2 यानी कि टर्म 3, T डज मीन टर्म ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद T4, उसके बाद T5 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं कहां तक जा सकता हूं, Tn तक जा सकता हूं। नाउ n is here number of that term which is basically you can call as the last term of that sequence or any term। ठीक है, जो मैं यहाँ पे नंबर्स देख रहा हूँ, पहली टर्म यानी कि 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, चौथी 4 है, n यानी कि कोई भी नंबर की टर्म हो सकती है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की। ठीक है, इस तरीके से जो है सीक्वेंस के अंदर मैं टर्म्स को रिप्रेजेंट करता हूं। आ रही बात समझ। अब बात करते हैं इन्हीं टर्म्स की एपी के अंदर। किसके अंदर, एपी के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं टॉपिक हैशटैग टर्म्स इन एपी। किसके अंदर, एपी के अंदर। अब भाई एपी में जब टर्म्स, अब सीक्वेंस में तो टर्म हो ही सकती है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एपी में टर्म्स होने की खास वजह है। ठीक है, एपी में अगर टर्म्स होती तो उसकी खास वजह है, वहां पे कुछ चीजें आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। जल्दी से ध्यान दो क्या मतलब है भाई। एपी में अगर मैं टर्म दिखा रहा हूं तो यहाँ पे दो चीज याद रख लो। पहले टर्म को अपन ए भी बोलते हैं, ठीक है, उसको अपन T1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो या तो मैं सीक्वेंस में पहली टर्म को ए से डिनोट कर दूं या T1 से डिनोट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मतलब रहेगा हमेशा पहली टर्म। ठीक है, तो मेरे पहली टर्म को मैं मान ले T1 दिखा दिया, कॉमा T2 आपकी सेकंड टर्म रहेगी, क्योंकि भाई एपी भी एक सीक्वेंस ही है तो मैं इसके जैसा ही लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है T3, उसके बाद आएगा T4, उसके बाद आएगा T5 और ऐसे ही आगे सिलसिला चलता जाएगा और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है।
कहाँ तक जाएगा भाई, Tn तक चला जाएगा। परफेक्ट बात, ओके। एंड टर्म होगी कोई ना कोई। अब यहाँ पे आती है बात सीक्वेंस नहीं एपी वाली, ठीक है। सीक्वेंस में टर्म्स है, एपी में टर्म होने का असल मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। T1 को भाई मैंने बोला A है, बराबर। T1 को अपन A यानी कि फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। T2 असल में क्या है, देख क्या मैंने बोला था कि अगर ये सीक्वेंस को AP होना है, इफ आई वांट दैट सीक्वेंस टू बी इन AP, देयर मस्ट बी a consistent common difference between each two consecutive terms। सर मतलब क्या, इतनी अंग्रेजी नहीं आती, सिंपल है भाई। उस सीक्वेंस के सभी लगातार यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई यहां पे जो T2 माइनस T1 जो डिफरेंस आएगा, जिसको मैं D बोल रहा हूं, उतना ही सेम डिफरेंस T3 माइनस T2 करने पे भी आना चाहिए, उतना ही सेम डिफरेंस T4 माइनस T3 करने पर भी आना चाहिए, एंड सो ऑन। आगे भी T5 माइनस T4 करने पे भी उतना ही D डिफरेंस आना चाहिए। अगर ऐसा होगा देन ओनली द सीक्वेंस इज इन AP। अगर ऐसा होगा तभी वो जो सीक्वेंस है दिया हुआ वो AP में होगा। कब होगा, जब हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसे होगा, सेम होगा। यहाँ पे डिफरेंस को मैं D से डिनोट कर रहा हूँ। ऐसे इसको अपन कंबाइनली कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो इसको इसी डिफरेंस को CD भी बोलते हैं बहुत जगह पे, ठीक है। CD यानी कि कॉमन डिफरेंस। बात आपके दिमाग में आ चुकी होगी कि यार सीक्वेंस क्या है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। उसे अगर प्रोग्रेशन होना है, उसे अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना है नंबर के सीरीज को यानी कि सीक्वेंस को, तो उसके हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसमें से कुछ भी पकड़ लो, ठीक है। चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कहानी को, ठीक है। चलिए यहां तक की बातें तो आपको समझ में आ गई होगी ना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस कब बनता है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए और टर्म्स को कैसे लिखा जाता है, और इसके लिए बहुत प्यारी प्यारी चीजें और भी है। देखो यहां पे समझाता हूं तुरंत आपको। जो पहली टर्म है T1, वो तो मैंने बोल दिया A है, बराबर बात। लेकिन जो दूसरी टर्म होगी T2, वो असल में कितनी होगी, जो पहली टर्म है उसमें जो डिफरेंस होगा जो कि सेम होगा। अब AP है मतलब डिफरेंस सेम है, ये बात तो दिमाग में आ गई है ना। AP कब है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP कब है, कोई भी सीक्वेंस AP कब है, जब ऑलरेडी मेरे को पता है कि डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा, है ना। तो अगर डिफरेंस सेम है तो पहली टर्म में जो भी डिफरेंस होगा वो ऐड करोगे तभी तो दूसरी टर्म मिलेगी ना। तीसरी टर्म कब मिलेगी, तीसरी टर्म कब मिलती है। अब यहां पे जरा ध्यान से सिनेरियो को नोट करो। सिनेरियो क्या है, पहली टर्म T1, कॉमा दूसरी टर्म T2, कॉमा तीसरी टर्म T3, चौथी टर्म T4, और ऐसे ही इसका सिलसिला चलता रहेगा Tn तक, बराबर बात। मैंने बोला इस T1 में कुछ D ऐड कर दो तो T2 निकला, इस T2 में उतना ही D ऐड कर दो, प्लस कर दो तो T3 निकला, और इसी तरीके से ये D ऐड करते चलो, अगली टर्म मिलती चली जाएगी। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि ये माइनस ये करूंगा तो उतना ही डिफरेंस आएगा, ये माइनस ये करूँ तो उतना ही डिफरेंस आएगा, ये माइनस ये करूंगा तो उतना ही डिफरेंस आएगा, तो उतना ही ऐड करने पे अगली टर्म भी तो बनती जाएगी ना। अरे दिमाग में बात समझ आ रही बेटा, यस और नो, नहीं आ रही 2 मिनट में एक एग्जांपल के साथ समझ लो। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे में चल रहा हूं, ठीक है। ये एक आप बोलोगे इवन नंबर की पूरी सीक्वेंस है जो कि इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, कोई बुरी बात नहीं है। अब भाई दिमाग में अच्छे से समझ ले, बिठा ले कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस AP में है। क्यों है, क्योंकि भाई यहां पे 4 - 2 करूंगा, अगर मैं यहां पे 4 - 2 कर दूं जो कि T2 माइनस T1 है तो आंसर 2 आ रहा है। 6 - 4 कर दूं जो कि T3 माइनस T2 है तो भी आंसर 2 आ रहा है। 8 - 6 कर दूं जो कि T4 माइनस T3 है तो भी आंसर 2 आ रहा है। 10 - 8 कर दूं जो कि T5 माइनस T4 है तो भी आंसर 2 आ रहा है। सारी जगह पे मुझे समझ आ गया D मेरा कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस कंसिस्टेंट है, सेम है, तो वो दिया हुआ सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। वो दिया हुआ सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यार बात क्लियर, बात बड़ी आसान, बड़ी सुंदर। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि इसके अंदर ये D ऐड कर दो जो कि +2 कर दिया मैंने, 4 आ गया। D कितना है, 2 आया ना। इसके अंदर यही 2 ऐड कर दो, कितना है, 6 आया। इसके अंदर ये 2 ऐड कर दो। यही तो बात मैं समझाना चाहता हूं बेटा। यहां पे D ऐड करता चाहो तो अगली टर्म निकलती जाएगी ना।
अब दिमाग को 2 मिनट के लिए और ज्यादा खोल और बात को समझ। ए तो मेरी पहली टर्म थी, बढ़िया। T1 T1 क्या है, मेरी पहली टर्म है, बढ़िया, ठीक है। उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, ये भी सर बढ़िया, ए से रिप्रेजेंट करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है पहली टर्म को। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, इस ए के अंदर डी को ऐड कर दो, सेकंड टर्म आ जाएगी T2, देख ए प्लस जी। अब थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म तो सर T2 के अंदर डी को ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा, T2 के अंदर डी को ऐड करो, थर्ड टर्म निकलेगी। अब क्या सेकंड टर्म को a प्लस जी लिख सकता हूं, देख T2 के बदले क्या लिख दिया मैंने, a प्लस जी लिख दिया, यहां पे डाल दिया, प्लस आगे क्या है da। अब बता मेरे को a प्लस जी कितना बन जाएगा, 2d बन जाएगा। अरे d पहले से था और एक आ गया d प्लस जी 2d, तो मेरे लिए T3 कितना निकला, a प्लस 2d निकला। अब ध्यान से सुन, T4 कैसे निकलेगा बता, T4 कैसे निकलेगा सर, T4 हाँ सर, T3 में d ऐड कर दो, क्या कर दो, T3 में d ऐड कर दो, T4 निकल आता है। कहानी तो क्लियर है ना भाई, अरे सर नो, सच बता कहानी क्लियर है। तो अब मेरे को तू आगे बोल, T3 का मतलब क्या, a प्लस 2d मैंने प्रूफ कर दिया था, अब आगे d और एक ऐड हो जाएगा, कितना निकल के आएगा, a प्लस 2d प्लस d 3d, यानी कि T4 कितना निकला, a प्लस 3d। क्या ये कहानी यहां से क्लियर हो रही है। अब साइंटिस्टों ने भी ये ऑब्जर्व किया, मैथमेटिशियंस ने भी ये ऑब्जर्व किया, और उनको समझ में आ गया कि यार दुनिया की कोई भी टर्म जो है मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं, तो मेरे को जो अगले टॉपिक में पढ़ना है उसका फॉर्मूला यहां से बन जाएगा। ओहो हो सर, कैसे 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 निकाल लिया, बहुत प्यारा है। जल्दी से अगले साइड पे चलते हैं, ठीक है, और मैं आपको बताता हूं यहाँ पे nth टर्म का फार्मूला। 2 मिनट के लिए इस एग्जांपल को नहीं करते, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अपन करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला, फिर पीछे चल करके एग्जांपल वापस सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, बहुत सुंदर है, ध्यान देते रहो। अब मैंने आपको जो कहानी समझाई उसमें से आपको समझ आ गया कि T1 कितना निकलेगा, a प्लस जी निकलेगा, T2 कितना निकलेगा, a प्लस 2d निकलेगा, T3 कितना निकलेगा, a प्लस 3d निकलेगा, सॉरी T1 कितना निकलेगा, a निकलेगा, T2 कितना निकलेगा, a में d को ऐड कर दो तो सेकेंड टर्म बन जाएगी। T3 कैसे निकलेगा, a में 2d ऐड कर दो। T4 कैसे निकलेगा, a में 3d ऐड कर दो। ऐसी कहानी इनको समझ में आ गई और उनको समझा कि यार Tn कैसे निकलेगा, Tn कैसे निकलेगा, T में क्या कर दो, a प्लस n माइनस 1d को ऐड करना पड़ता है। सर ये क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत आसान है ना भाई, ध्यान से सुन। क्या यहाँ पे 4 ले रहा था, ध्यान से देख, क्या तू यहाँ पे 4 ले रहा था तो यहाँ पे 3 लेना पड़ रहा था, क्या तू यहाँ पे 3 ले रहा था तो यहाँ पे 2 लेना पड़ रहा था, क्या तू यहाँ पे 2 ले रहा था तो यहाँ पे 1, अकेला डी मतलब 1 हुआ ना। तो यहाँ से साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि यार Tn है तो इस n में -1 करेंगे तो ये नंबर आता है बराबर, और हमारा पहला फॉर्मूला मिल गया दोस्तों, बहुत प्यारा सा, सिंपल सा, साधारण सा, जो कि है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1। यहाँ पे जो भी n होगा उसमें -1 करना पड़ेगा, है ना, -1d। अरे आ रही बात समझ बेटा, दिमाग में समझ, कितना सिंपल है। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज nth टर्म। अब Tn असल में मेरे लिए क्या है, Tn मेरे लिए असल में क्या है, ये तो भाई nth टर्म है, ये तो भाई nth टर्म है ना। सर nth टर्म क्या होती है नहीं पता, सर nth टर्म तो समझा हो भाई। पीछे चल दे साइड पे 2 मिनट के लिए, जल्दी से पीछे चल ले 2 मिनट के लिए, यहाँ पे पीछे चल ले 2 मिनट के लिए। यहाँ पे क्या बोला था मैंने आपको, यहाँ पे क्या बोला था मैंने आपको कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ओके, कितने नंबर की, कौन से नंबर की, है ना, जौन से नंबर की टर्म आ रही है भाई उसको क्या दिखाता है, Tn दिखाता है। अब मैं n की वैल्यू जो चाहे मर्जी डाल दूं, मैंने Tn का बोल दिया T5, तो n की वैल्यू कब, n की वैल्यू मैंने 5 बोली तभी तो Tn की जगह पे 5 पड़ गया ना, T5n क्या होगी अब, फिफ्थ टर्म होगी। तो यार n रिप्रेजेंट करता है वो कौन से नंबर की टर्म है उस सीक्वेंस के अंदर, है ना, वो टर्म को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, वो कौन से नंबर की टर्म है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, n, और वो उस नंबर की टर्म इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने लिया था, अगले स्लाइड पे बताओ किसको, 2 4 6 8 वाले 10 को, 10 वाले एग्जाम्पल को, 2 4 6 8 10 वाले एग्जाम्पल को, किधर गया 2 4 6 8 वाले 10, हाँ ये 2 4 6 8 10 वाला एग्जाम्पल अपन ने लिया था। अब इसमें मेरे को बता पहली टर्म क्या है, व्हाट इज T1 हियर, T1 is 2, what is T2 here, it is 4, what is T3 here, it is 6,
व्हाट इज T4 हियर, इट इज 8 एंड व्हाट इज T5, इट इज 10। तो भाई यहाँ पे 5 दिखाता है n की वैल्यू को, n की वैल्यू 5 है, T5 फिफ्थ टर्म इज 10 है ना, यहाँ पे सेकेंड टर्म T2 इज 4। तो ये पूरी टर्म जो है इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे उसकी वैल्यू को, और ये n दिखाता है कि वो कौन से नंबर की टर्म है उस सीक्वेंस के अंदर, उस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन के अंदर। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू नाउ? ओके, यहाँ पे कुछ बातें अपन ने की कि जैसे सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म क्या होती है, उसमें n का मतलब क्या होता है, वो टर्म क्या होती है, प्रोग्रेशन को लिखा कैसे जाता है, हर एक टर्म का मतलब क्या है, a प्लस g, a प्लस 2d, a प्लस 3d की फॉर्म में। और उसके चलते साथ अपन ने ये भी समझ लिया कि कैसे अपने को यहाँ पे एक फॉर्मूला देखने मिला, डेवलप होके मिला, जो कि था tn का nth टर्म को फाइंड करने का। किसी भी टर्म को अपन फाइंड कर सकते हैं, है ना, यूजिंग दैट फॉर्मूला, जो कि है अपना Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब सीबीएसई के बच्चे जो है यहाँ पे शायद से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बोलेंगे सर हमने तो ऐसा बुक में फार्मूला देखा ही नहीं। भाई तूने ये देखा होगा, तूने ये देखा होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। क्या फर्क पड़ता है भाई, बता मुझे। मैं इसको Tn बोल रहा हूँ, कोई अलग चीज है क्या? जो Tn है वही an है ना यार, ठीक है, Tn बोलो या an बोलो, डजेंट मैटर एट ऑल। आप दोनों ही तरीके से इसको लिख सकते हो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको इसको गलत बता दे, ठीक है। बिल्कुल आप आराम से बोर्ड में छाप से, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ सीबीएसई के बच्चे उनकी भाषा में ही लिखे, कोई हमको मसला कोई प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं, है ना। तो an बोल दो आप लोग, बाकी स्टेट बोर्ड वाले कुछ और बच्चे हैं जो तो Tn भी बोल सकते हैं ना, खास करके महाराष्ट्र स्टेट वाले, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से ये टॉपिक होता है कवर। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की, है ना, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा प्यारा सा एग्जाम्पल मैंने डाल दिया, बस आपको ये समझाने के लिए कि भाई एपी सीक्वेंस कैसे काम करता है। ओके, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। हमको सीक्वेंस है ये पता है, एक नंबर की सीरीज है पता है, लेकिन वो एपी है कि नहीं है ये हमें चेक करके बताने के लिए बोल दिया है ना। सवाल हमको बोलता है कि तू चेक करके बता कि जो सीक्वेंस हमें दिया है वो एपी में है कि नहीं है, यानी कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। 2 मिनट के रुक जा और बेटा तू मेरे को सामने से बता, तू जो देख रहा है तू मेरे को सामने से बता कि सीक्वेंस का एपी होने के लिए क्या होना जरूरी है। याद कर, एग्जैक्टली नहीं आ रहा? अच्छा आ गया। क्या है कि भाई उसके सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसके हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होगा वो अगर सेम होगा तभी उस सीक्वेंस को अपन बोलेंगे कि वो किस में है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? दिमाग में फिट बैठ गया बेटा? ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो और यहाँ पे एग्जांपल के साथ इसको अपन अभी तुरंत चेक कर लेते हैं। तो दिया हुआ सीक्वेंस जो है इसके अंदर कुछ टर्म्स है, जाहिर सी बात है, सीक्वेंस में भी टर्म्स होते हैं, हमने पढ़ लिया पहले, राइट। तो इसमें कुछ टर्म्स जिक्र किए। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा जिसमें सीक्वेंस दिया 2 4 6 8। अच्छा, ये मेरा वाला ही कॉपी कर लिया, मैंने पहले से ले रखा था। नहीं तो आपको पता है यहाँ पे आपका T1 या तो आप उसको A भी बोल सकते हो। कितना है बेटा? 2 है। T2 कितना है यहाँ पे? 4 है। T3 कितना है यहाँ पे? 6 है। T4 कितना यहाँ पे? 8 है। और कुछ दिया नहीं है, जितना दिया उतना सब चेक करना जरूरी है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप बोलोगे T2 माइनस T1, या तो आप D इज इक्वल टू बोलोगे, ठीक है। आप डिफरेंस निकालते हो ना, तो आप D इज इक्वल टू बोलोगे 2 कंसेक्यूटिव को में T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 जो कि है 2। फिर आप बोलोगे D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 जो कि यहाँ पे आ रहा है 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। फिर आप बोलोगे D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 जो कि आ रहा है बेटा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू। आप बोलोगे हियर CD यानी कि कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच? 2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। 10, ठीक है। 10 द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। दिया हुआ सीक्वेंस एपी में है। दिया हुआ सीक्वेंस एपी में क्यों है? क्योंकि इस सीक्वेंस के सभी कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा है? सेम है। एंड दैट्स हाउ वी से thus the given sequence is in AP because the common difference between all the 2 consecutive terms is equal और द सेम। जल्दी से इसको छाप लो बेटा, नोट कर लो जल्दी से इसके बगल, तुरंत सेकंड एग्जांपल भी हम कर लेते हैं। कर लिया नोट? चलो अब यहाँ पे सेकंड वाले में भी क्या बोला है, फिर एक बार एक सीक्वेंस है और फिर हमें चेक करना है कि यार ये एपी है कि नहीं है। अच्छा आप करोगे, जल्दी से आप करो, नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पॉज करके आप ट्राई करो और पॉज करके शिद्दत से ईमानदारी से भाई ट्राई करो, और नहीं आता है तो तुरंत प्ले कर दो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ओके
तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, फिर एक बार हमें चेक करना है भाई। तो पहले मेरे पास T1 यानी कि A कितना है बेटा, -10 है सर, माइनस माइनस चलता है भाई, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। AP में है कि नहीं हमें चेक करना है। हमारे पास कुछ भी टर्म होगी अपन चुपचाप लेंगे, अपने को जो सर ने पढ़ा है उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, देखेंगे चेक करके कि सीक्वेंस AP है कि नहीं है। कैसे देखेंगे, सारी टर्म्स के बीच का, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो AP है, सेम है तो AP नहीं है। और जरूरी नहीं है कि हर बार AP हो ही, कभी आंसर नो यानी कि AP नहीं है ऐसा भी आ सकता है, तब भी इट्स ओके। बस आप क्रॉस चेक कर लो कि आपने सब सही सॉल्व किया कि नहीं, क्योंकि साइन के माइनस जब ऐसे नंबर आ जाते हैं ना तो बच्चे गड़बड़ जाते हैं। साइन का सॉल्विंग वगैरह, साइन कन्वेंशन कई बार आप गलत तरीके से कर लेते हो, एग्जाम का टेम्परामेंट आपको डरा देता है। डरने की बात नहीं है, प्रोसेस सारी आसान है, प्रोसेस बस आराम से प्रॉपरली करेक्ट तरीके से फॉलो करो तो कभी आंसर गलत आने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। चलो जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। सेकंड टर्म क्या है बेटा बताओ, यहाँ पे -6 है। थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे, -2। फोर्थ टर्म यहाँ पे दी गई है +2। ओके, इतनी सारी टर्म्स है। मैं बोलूंगा डिफरेंस निकालना है मेरे को। सबसे पहले D = क्या होता है, T2 - T1 कर देंगे। बोल भाई, ये माइनस साइन बाय डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है, सबट्रैक्ट करने का, दो टर्म्स का डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस के लिए माइनस साइन बाय डिफॉल्ट रहेगा। जो भी टर्म प्लस माइनस होगी वो एज इट इज अपन ब्रैकेट में चाहिए तो पुट कर देंगे, ठीक है, तरीका सिंपल है, याद रख लो। तो T2 मेरे पास कितना है बेटा, T2 मैंने बोला सर -6 है, लिख लो -6 एज इट इज। ये माइनस साइन क्योंकि इस T2 - T1 करना ही है तो एज इट इज रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द पर्टिकुलर गिवन टर्म, उसको छोड़ दो। ये साइन माइनस एज इट इज बीच में लगाना है, दो टर्म्स के बीच में लगाना ही लगाना है। पहली ये टर्म लिख लिया अपन ने -6, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो, फिर अपन ने ये माइनस साइन दे दिया, ठीक है, चाहे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं है भाई, कम करना है हमें। फिर माइनस साइन बाय डिफॉल्ट T2 - T1 के बीच वाला ये डाल दो, फिर T1 डालो। T1 कितना है बता बेटा, वो खुद भी माइनस साइन, उसको ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। माइनस माइनस साइन का झगड़ा, अब इसको झगड़ा बोलो, पप्पी बोलो, ठीक है, ये आपको सुलझानी है। हाँ, अब यहाँ पे क्या करोगे, ये -6 को ऐसी रखो तात्पुरता, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ढंग से लिखते हैं जरा, ये +10 हो गया। फिर क्या करोगे, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े का लग जाएगा भाई, ये बच गया तुम्हारा 4, या तो ऐसे यूँ समझ लो 10 - 6 है, ठीक है, बाकी साइन कन्वेंशन आपको आता ही होगा। सो ये बन गया मेरा +4। फिर और डिफरेंस निकालना है, आप क्या करेंगे, T3 - T2 को करेंगे। T3 बता बेटा -2, माइनस करना है मेरे को T2 बोल बेटा -6। अब फिर एक बार -2 को इसी रखते हैं, माइनस माइनस का झगड़ा पप्पी सुलझा लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस +6। तो बोल बेटा यहाँ पे -2 + 6 + माइनस 6 में से 2 गए, 4 बचे, साइन बढ़ेगा +4। अरे वाह सर, सेम देखने मिल रहा है, वाह वाह वाह। खुश होकर के कभी कभी अपन क्या करते, तुरंत बोल देते देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस है द गिवन टर्म गिवन सीक्वेंस इज इन AP। मत बोलो, जब तक सारी टर्म चेक नहीं करते हो तब तक कॉन्फिडेंस आना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी कभी कभी होता है कि शुरू वाले दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो, अगली वाली का ना हो। मैं यहाँ पे क्या होगा मुझे नहीं पता, अपन नोट करेंगे सॉल्व, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी होता है, तो ऐसा जल्दबाजी में गलत आंसर मत लिख के आ जाना, पहले पूरा चेक करना जरूरी है। तो चेक कर लेते हैं अपन भी ईमानदारी से पूरा। D = बाद में करेंगे, जितनी एटलीस्ट टर्म दी उतना चेक करना चाहिए, ज्यादा नहीं देते, 4-5 ही टर्म देते हैं ना। सो T4 - T3 करेंगे अभी बेटा। T4 बोल बेटा कितना है, यहाँ पे लास्ट ही है वैसे 2 है, और ये माइनस साइन बाय डिफॉल्ट रहेगा, और T3 कितना है, वो -2 है। सो ये +2 एज इट इज था, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा 2, तो 2 + 2 आ गया 4। तो सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस जितनी हमें दी थी कैसा है, सेम है। फिर वही कहानी यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर CD यानी कि कॉमन डिफरेंस इज, बस डिफरेंस भी लिख सकते हैं बच्चे, CD भी लिख सकते, बस D भी लिख सकते, डजंट मैटर। यहाँ पे लिखेंगे दस द कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड दस द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ये वाला सेंटेंस सेम रहेगा, वो आप छाप लो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन चेक करना है, दिया हुआ सीक्वेंस जो है वो AP में है कि नहीं है। बहुत साधारण था, सिंपल था, ऐसे मैंने आपको AP का पहला फॉर्मूला ही पढ़ा दिया है। अभी आगे चलते आगे, ठीक है। इसमें और सवाल है, फिर बोला है राइट एन AP हुज टर्म फर्स्ट टर्म इज दिस दे रखी है हमें जो कि नीचे, एंड कॉमन डिफरेंस भी दिया है, ठीक है। क्या बोला है, राइट एन AP, मतलब भाई अब AP को हमें खुद बनाना पड़ेगा। सिंपल तो है यार, सोचो जरा, यहां पे मेरे को फर्स्ट टर्म दे दी है, डिफरेंस दे दिया है। अगर फर्स्ट टर्म दी है, डिफरेंस दिया है, तो उसको जोड़ के मैं कितनी लंबी AP बना लूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, तो AP बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक मैं सॉल्व कर दो, एक आप कर लेना, ठीक है। चलो एक यहाँ पे मैं कर देता हूं। पहली टर्म मेरे को A बता दी कितनी 10, और डिफरेंस बता दिया है कितना 5। डिफरेंस कभी कभी माइनस में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया है वो प्रोसेस फॉलो करते रहो बस। क्या प्रोसेस करेंगे सर, पहली टर्म में बोलूंगा T1 क्या होती है, वो तो खुद A ही होती है, जो कि मेरे को दे रखी है कितनी 10। चलो पहली टर्म का तो मसला सॉल्व हो गया। सेकंड टर्म निकालनी है, क्वेश्चन सेकंड कैसे निकालेंगे, सेकंड में आपको याद करो, पढ़ाया था मैंने, क्या बोला था, सेकंड टर्म क्या है, T1 के साथ A को जोड़ दो या D को जोड़ दो, या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो,
या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, a प्लस डी लिख सकते हो, t1 प्लस जी लिखो, a प्लस जी लिखो, एक ही बात है ना, क्योंकि a t1 ही होता है। अब a मेरे पास कितना है भाई 10, प्लस मेरे को डिफरेंस करना है, वो कितना दिया हुआ है 5, कितना हो गया 15। सर t3 भी निकाल के दिखाओ। और ये भी सवाल होता है बच्चों का कि सर ऐसा दिया है तो हम कितनी टर्म निकालें। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कम से कम 4 टर्म निकाल लो, कम से कम 4 टर्म निकाल लो, ठीक है, उससे कम मत निकालना। इतना तो चाहिए, इतना तो समय लगाओ भी यार, है ना, एग्जाम में कम से कम 4 टर्म तो निकाल ही लो। बच्चे 2 निकाले 3 निकाले छोड़ के आ जाएंगे, ऐसे मत करो, कम से कम 4 टर्म निकालो। बहुत ज्यादा ऐसे 10 टर्म, सर मैंने 8 टर्म निकाल के आया, सर मेरे को नहीं भाई आता है, इसलिए कितना भी मत करो, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, टाइम बचाना भी एग्जाम में बहुत जरूरी है, तो उसका भी ख्याल रखो, ठीक है। 4 टर्म निकालो, चुपचाप आ रहा हो, 5 भी मत निकालो, मैं तो बोलता हूँ। चलो t3 कैसे निकालेंगे सर, a प्लस 2d भी कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका सिंपली इसकी जो प्रीवियस टर्म है जो कि t2, उसमें भी d ऐड कर सकते हैं। कैसे भी कर लो, आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अपन सिंपल करते हैं, t2 कितना आ रखा है मेरा ऑलरेडी 15, प्लस इसमें डिफरेंस ऐड करूंगा जो कि 5, तो अगली टर्म बन जाएगी 20। t4 लास्ट करेंगे इतना, इसमें मैं कर लेता हूँ t3 प्लस जी जो कि होगा 20 प्लस d कितना मेरा 5 जो कि होगा 25। thus द AP विल बी, कैसी रहेगी AP, पहली टर्म है यहाँ पे 10, कॉमा सेकेंड टर्म है 15, फिर है 20, फिर है 25, और इस तरीके से डॉट 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 करते जाएंगे, ये क्योंकि लगातार चलती रहेगी अप टू इन्फिनिटी, इसमें कोई इसको रुकावट नहीं मिलेगी, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव गॉट द AP फ्रॉम द गिवन डेटा विच वॉज फर्स्ट टर्म एंड द डिफरेंस, ओके। तो ऐसी दो चीजें, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अगर दे दिया हो तो अपन पूरी AP जो है निकाल सकते, चाहे कितनी टर्म्स हम निकाल सकते, लेकिन हमने बोला जैसे एग्जाम में एटलीस्ट 4 टर्म निकाल लो, काम खत्म, ठीक है। दैट्स इट। ये सेकंड वाला जो इसके साथ का सवाल है ये आप लोग कर लो यार, ठीक है, एग्जैक्टली इसके जैसे स्टेप्स फॉलो करनी है, और आप कमेंट में इसका आंसर में बताओ कितना आता है, ठीक है। और अगर आंसर कमेंट में लिखना नहीं आता तो इट्स ओके, एटलीस्ट बता दो सर मैंने सॉल्व कर दिया, हमें एक अप्रिसिएशन मिल जाएगा, हम बोलेंगे चलो बच्चे फॉलो कर रहे, मजा आ जाएगा हमको भी, और लेक्चर बनाते रहेंगे, उसका मोटिवेशन भी मिलता रहता है, राइट। चलो ये आप सॉल्व करो, आगे बढ़ते बेटा, आगे जल्दी से क्या है नया क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच AP। अब सवाल का तरीका और बदल दिया, देखो ये वन शॉट लेक्चर, लेकिन यार फिर भी मैं हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे आपके लिए कवर कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम में ऐसा कुछ भी आता है, इसमें से कुछ भी आता है तो आपकी यार तैयारी पूरी होनी चाहिए। यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज वी आर टेकिंग ईच एंड एवरी पार्ट, ओके। बाकी क्वेश्चंस के, IMP क्वेश्चंस के और एग्जाम के रिलेटेड और भी वीडियोस में बनाने वाला हूँ, उसमें आपको और सहायता होगी, लेकिन ये वन शॉट लेक्चर है तो इसको अपन रिवीजन की फॉर्म में रखेंगे, प्लस मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी डाल दिए ताकि आपको टॉपिक जो है कवर होता रहे, ठीक है, बेहतर तरीके से। जल्दी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बोला है, यानी कि यहाँ पे मेरे को अब सामने से ढूंढना है कि यहाँ पे A यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी होगी और कॉमन डिफरेंस कितना होगा। भाई साफ है ना, AP तो दे रखी है ना, तो कोई बुरी बात नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि मेरे को पता है ईच ऑफ द AP। अब ये नहीं बोला है कि सीक्वेंस है, मेरे को चेक नहीं करना AP है कि नहीं है, मेरे को साफ बोल दिया AP है, मतलब जाहिर सी बात है ये AP है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा ही होगा। बोला है ना AP है। AP कब होती है कोई भी सीक्वेंस, जब उसके हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है, मतलब ये बात पक्की है कि डिफरेंस सेम होने वाला है क्योंकि वो AP है। चलो अब मेरा काम आसान हो गया, मेरे को सबसे पहले क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म मैंने बोला भाई क्या होती है, A जो कि कितनी होती है T1, या आप ऐसे बोल दो टर्म 1 दे रखी है आपको, वो किसके और होती है A के बराबर, जो कि कितनी है यहाँ पे 5। फिर आप बोलेंगे D को निकालना है, तो D को अपन AP है तो कोई भी 2 टर्म का डिफरेंस ले सकते हैं। अब आपको सारी टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑलरेडी बोला है ऑफ द AP, मतलब ये फिक्स है कि ये AP है, मतलब सभी इसके 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा। तो कोई भी 2 टर्म ले लो, आपको पहली दूसरी लेनी है, नहीं पसंद आ रही है आपको, ये माइनस वाला अच्छा लग रहा है वो उठा लो, जो आपको पसंद आता है, या तो मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को जो इजीएस्ट लगता है हमेशा वो उठा लो, ठीक है। अच्छा पहली चेक कर लेते हैं यहाँ पे अपन, T2 माइनस T1 कर लेते हैं तुरंत। बोल बेटा T2 कितना, इधर 1 है, माइनस ये डिफॉल्ट साइन रहेगा इसका, T1 कितना है 5 है, तो 1 माइनस 5 विल बिकम -4, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपना D, सर ये माइनस वाला समझ नहीं आ रहा, एक बार वो भी दिखा दूं करके, जस्ट फॉर योर हेल्प, एक बार वो भी चेक कर ले, ऐसी जरूरत नहीं है 2 बार चेक करेगी, जस्ट फॉर आपके एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल दो। यहाँ पे मान ले T3 माइनस T2 भी करके चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, T3 माइनस T2 करके भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। T3 माइनस T2 मैंने कर लिया, बोलो T3 कितना है बेटा, यहाँ पे -3 है, माइनस मेरे को करना है T2 जो कि 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर का ब्रैकेट नहीं लगाते, रुको, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 आया 4, साइन बढ़ेगा -4, तो देखो सेम आ रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है AP बोल ही रखा है तो वैसे ही वो सेम होने वाला है, ठीक है। अपन ने डिफरेंस यहाँ पे निकाल लिया, देयरफॉर मैं बोलूंगा D इज इक्वल टू हाउ मच,
-4। यही चीज बोली थी निकालने के लिए। खत्म खेल, खत्म है सवाल। फर्स्ट टर्म निकल गई A5, डिफरेंस निकल गया जो है -4। डन है भाई, ये वाला आप कर लो, ठीक है, ये वाला आप कर लो। फिर एक बार सेम चीजें कमेंट में आप बता सकते हो, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ पहले वाले क्वेश्चन में, राइट, उस तरीके से। तो आगे अब बढ़ते हैं कहानी में। ये पहले से सिखा दिया, लेकिन रुको यहाँ पे जरा, ठीक है। nth टर्म की मैंने बात की, मैंने बताया एक फॉर्मूला है प्यारा सा, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, an = a प्लस n-1d। अब ये फॉर्मूला निकला कैसे, इसकी कहानी भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी। ऐसे तो वन शॉट में मैं सीधा फॉर्मूला बता करके आगे निकल सकता था, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला का प्रूफ भी दे दिया। एंड दैट्स द फॉर्मूला विच इज फॉर nth टर्म। कितनी कोई भी मान ले बेटा, कोई भी आपकी जो है पर्टिकुलर प्रोग्रेशन के अंदर की टर्म, कोई भी 5वीं टर्म, 10वीं टर्म, 10,000वीं टर्म, किसी भी नंबर की टर्म को, 77वीं टर्म, आपको जो पसंद आ रही है, ठीक है, मतलब एग्जाम में तो दिया जाएगा, आपको पसंद आने का कोई सवाल नहीं बनता है वहाँ पे। मैं बताना क्या चाहता हूँ कि आप कोई भी टर्म को, प्रोग्रेशन अगर है, एपी अगर है, तो उस एपी के किस भी नंबर के टर्म को आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, जो कि है an का। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, tn = a प्लस n-1d। बड़े अक्षरों में डब्बा करके बना करके लिख दिया है, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत आसान फॉर्मूला है। अभी इसके बाद जो है इसके ऊपर हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे आता है पहला सवाल, बोले भाई डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन एपी। सर ऐसा तो हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, हमें पता है सीक्वेंस को कैसे चेक करना होता है कि वो एपी में है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। आगे लेकिन का सवाल खत्म नहीं होता। सवाल आगे क्या पूछता है, देखो, इफ अगर ऐसा है, अगर वो एपी में है दिया हुआ सीक्वेंस, सो फाइंड द 20th टर्म। यहां पे हमको सवाल मेन देखने मिलता है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। पहले तो एक सीक्वेंस दे दिया, बोला कि यार पहले चेक कर वो जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो एपी में है कि नहीं है, और अगर वो एपी में है तो उसकी 20वीं टर्म क्या होगी हमें बता दे, ठीक है। बहुत प्यारा, बहुत आसान, बहुत सुंदर सवाल है। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ सीक्वेंस अपने पास कुछ तरीके से, जब बोर्ड में लिखते हैं तो हम वहाँ पे लिखते हैं द गिवन सीक्वेंस इज, उसके बाद फिर वहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ऑल सीक्वेंस है तो चेक भी करना पड़ेगा एपी है कि नहीं है पहले, है ना। और बोला है चेक करो एपी है कि नहीं, उसके बाद ही बोलो अगर एपी है तो 20वीं टर्म क्या होगी, ठीक है। पहले चेक करते हैं। तो मैंने बोला चेक कैसे करेंगे, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी = बोल बेटा क्या, T2 - T1 करेंगे। तो मेरे लिए यहाँ पे T2 कितना है, -5, -10 बाई डिफॉल्ट इसका, और T1 कितना है, -12। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 + 12, जो कि होगा कितना, 7 के बराबर, 7 और 5 12 बराबर। फिर बनेगा मेरा D = T3 - T2। सबका चेक करने का यार, या तो सीक्वेंस है ना, ये भी बोला नहीं सीक्वेंस है, सबका चेक करना पड़ेगा। सारे डिफरेंसेस सेम आए, कॉमन हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच के, तभी बोल पाएंगे वो एपी है ना। और यहाँ पे टर्म्स भी ज़्यादा दे रखी है, तो अपना काम थोड़ा सा बढ़ गया। चाहते हो तो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लो, इस पूरे प्रोसेस को, है ना, फिर आगे आप देख सकते हो, या तो मैं खुद एडिटिंग में फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा आगे आपका T3 विच इज़ 2 -5, जो कि रहेगा 2 + 5 यानी कि 7। फिर कर लेते हैं आगे, D = T4 - T3 विच विल बी इक्वल टू 9, यहाँ पे आ गया अभी 9 - 2 जो कि रहेगा 7, करेक्ट। D = T5 - T4, अब यहाँ पे आ गए तो ये रहेगा आपका 16 - 9, और जाहिर सी बात है कितना आता है, 7। D = T6 - T5 यानी कि 23 - 16, 16 4 20 19 4 और 3 7, ये भी आ गया 7। D = अब यहाँ पे लास्ट में आ गए T7 - T6, 7 टर्म दे रखी यार, परेशानी है बहुत, कोई बात नहीं, चलो आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 30 - 23 जो कि वापस है 7। तो हमको यहाँ पे समझ गया देयरफॉर CD यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना बेटा, यहाँ पे 7 है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। 10 यहाँ पे बोल देंगे 10 द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, हैंडराइटिंग को प्लीज मेरे इग्नोर किया जाए, ठीक है। यहाँ पे मेन हमारा मोटो है आपको सिलेबस रिवाइज करना जल्दी जल्दी और सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ा देना, ठीक है, विद क्वेश्चंस। हाँ, तो ये हो गया अपना ये पार्ट कंप्लीट बेटा, ठीक है। अब एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। अब इधर आगे बोला है कि अगर एपी में है, जो कि है, एपी में तो आ गए ना, एपी तो अपन ने बता दिया क्योंकि सीक्वेंस के सभी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा था, तो अपन ने बोला कि दिया हुआ सीक्वेंस एपी है। और अगर ये एपी है तो अगली कहानी क्या, आगे पूछा है कि यार इसकी 20वीं टर्म बताओ कितनी है ना। 20वीं टर्म वाली तो सर भाई ये जैसे पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है, 7 टर्म दे रखी थी ना 47 तक। इसके ऐसे जाते जाते 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं ऐसे आगे चलते चलते 20वें नंबर पे जो टर्म आएगी ना इधर, वो कितनी होगी वो पूछिए, ठीक है। पहले नंबर की बताए, दूसरे नंबर की बताए, तीसरे नंबर की 2 है, चौथे नंबर की 9 है, पांचवें नंबर की 16 है,
ऐसे हमें पता है ना सब, छठे नंबर की 13 है, सातवें नंबर की 30 है, ऐसे 20वें नंबर की टर्म कितनी होगी वो बता, ऐसे हमें पूछ लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने बोला यार ये तो हमें सर ने पढ़ा रखा है, ठीक है। क्या पढ़ाया कि यार nth टर्म अगर निकालनी है, tn का फॉर्मूला हमें पढ़ा दिया, फॉर nth टर्म हमें बोला यहाँ पे फॉर nth टर्म हमें फॉर्मूला पढ़ा है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसका रीजन भी समझा था क्यों ऐसे आता है ना, हमने एक एनालाइज किया तरीका। तो यार अब इधर में मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हम बोलेंगे वी नो दैट tn इज व्हाट, tn इज a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझ जाओ, बहुत सिंपल है। मेरे को t कितना निकालना है, 20th निकालना है, तो मेरे लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। 20वीं टर्म निकालनी है यार, t20 निकालनी मेरे को, 20 टर्म, जैसे t1 पहली टर्म थी, t5 फिफ्थ टर्म थी, मेरे को निकालनी है t20 20वीं टर्म निकालनी है, कौन सी होगी, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना ले देखो अपन ने, तो 20 हो गई n की वैल्यू इज इक्वल टू a, यानी कि पहली टर्म होती है जो कि मेरे को सीक्वेंस मैंने एपी प्रूव किया है, उसमें एपी है ना, अभी तो एपी है तभी तो निकाल पा रहे। एपी है फर्स्ट टर्म मेरे को पता है कितनी -12 है, वो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, प्लस n की वैल्यू तो यहीं पे जो है वही यहाँ पे डालनी है 20, इसका 20 माइनस होता, देखो मैंने बोला था t2 क्या आता था, है ना, t3 क्या आता था, t3 आता था a प्लस 2d, ये 3 था तो ये 2 था, n माइनस 1 होता था, ये इससे एक कम आता था, बराबर। तो जाहिर सी बात है ये n 20 माइनस 1 90 नहीं आएगा, लेकिन हमारा फॉर्मूला जैसे बना n माइनस 1 हम करेंगे। लॉजिक क्लियर होना चाहिए यार, मेरा बोलने का तो लॉजिक एक बार अच्छे से क्लियर हो, सारा कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो तो कोई मुश्किल काम नहीं, ऐसे उड़ाओगे सवालों को आप, राइट। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय डी क्या है बेटा, डी कॉमन डिफरेंस अपन ने खुद नहीं निकाला, 7 है, डाल देते हैं यहाँ पे। अब मेरे को नहीं लगता है कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए कोई बड़ी बात है, 10वीं के बच्चे आप लोग, कैलकुलेशन तो आपका तेज होता ही है ना, मतलब बेइज्जती कर रहे हैं सर, है ना, तो कैलकुलेशन तो आपका तेज होता ही है। जल्दी से सॉल्व करेंगे, -12 प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा 19 मल्टीप्लाई बाय ये बेटा क्या है 7। अब इसको अपन तेजी से सॉल्व करेंगे, -12 को ऐसे रखेंगे, बच्चा पहले ये ना कर ले, बॉड मास की रूल आई होप आपको अच्छे से याद है। तो यहाँ पे 19 7 आता है बेटा 133 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये t20 मेरा निकल के आएगा कितना, -12, इसमें से 12 माइनस कर देंगे, इधर से 2 चले गए, 1 बचा 10 गया, मतलब 121 121 आएगा, बराबर। तो ये हो गया मेरा t20, यानी कि यार इस सीक्वेंस में अगर आगे बढ़ेंगे, है ना, 12 -5 2 9 16 23 30 ऐसे करते करते करते, अब इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये तो इसकी अगली टर्म आएगी 37, इसमें 7 ऐड करेंगे अगली टर्म आएगी, ऐसे करते 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 20 नंबर वाली जो टर्म आएगी ये कितनी आएगी पता है, ये आएगी 121, ये टर्म कितनी आएगी 121। तो इस तरीके से अपन एपी की कोई भी टर्म जो है, कोई भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। या तो मैं उल्टा भी बता रहा हूं आपको, और एक चीज बताए तो एक्स्ट्रा आगे उसके लिए क्वेश्चन है वो करेंगे अपन, कि अगर ऐसे टर्म पूछिए तो टर्म निकाल सकते, लेकिन मान ले टर्म बता रखी हो कि भाई ये ऐसी ऐसी ना एक टर्म है इस एपी के अंदर, बताओ वो कौन से नंबर पे आ रही है, तो इस n की वैल्यू को भी अपन निकाल सकते हैं, शर्त है वो टर्म हमें मालूम होनी चाहिए, वो फाइंड नहीं करनी है अब हमें, ठीक है। तो उल्टा पलटा किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल को, उसमें से जो अपसेंट है उस फॉर्मूले से एक वेरिएबल को अपन फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूले को घुमा फिरा करके। दैट इज सिंपल जॉब, दैट विल स्टडी लेटर आगे एग्जांपल्स के साथ। लेकिन आई होप यहाँ पे जो चीजें अपन ने अभी की, इस एग्जांपल में जो चीजें अपन ने फाइंड की, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। जल्दी से इस चीज को नोट कर लो, आप खुद से भी कोशिश किया करो, पहले जब सिखाता हूं उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और एक काम करते हैं, अभी ये जो है क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं, आप इसे सॉल्व करना सेम तरह का। यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल दिया है, सीक्वेंस नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपका एक काम मैंने बचा दिया, है ना। आपको चेक नहीं करना है सब कुछ डिफरेंस निकाल करके कि यार कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम होगा क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है वो प्रोग्रेशन है। आपको बस क्या करना है, उसकी 24th टर्म को फाइंड करना है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर जरूर से नोट करना, ठीक है। और मैं तुरंत आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारा सवाल, ये वाला मैं आपको करके देता हूँ, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल 5। अरे सर ये क्या पूछ लिया, अब यहाँ पे एपी का चक्कर कहाँ से आ गया, ना कोई सीक्वेंस देखने मिल रहा है, ना कोई एपी देखने मिल रही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, है ना। तो ऐसे जगहों पे यार देखो, ये एप्लीकेशन का सवाल है, पहले तो नोट कर लो, एप्लीकेशन का सवाल है। एपी किस तरीके से अप्लाई होता है कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए, अलग अलग कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए, ये उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो यार एपी को हम यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे सर, देखो भाई मेरे को यहाँ पे साफ बोल दिया है कि जो नंबर है नेचुरल नंबर वो 3 डिजिट का है, ठीक है। वो कैसा है, 3 डिजिट का है। और बाकी मेरे को क्या बोला है, कैसा होना चाहिए,
डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्लियर है भाई, जरा ध्यान से समझ ले, सोच ले, दिमाग को पहले तो खोल के बैठ, अच्छे से लेक्चर को सुन, और जहाँ पे नहीं समझा तो वहाँ पे पॉज कर, रिवाइंड कर, फास्ट कर, स्लो कर, जो करना है कर, लेकिन अच्छे से सुन ले भाई कान खोल के। क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे बात अटकनी चाहिए, 3 डिजिट। ठीक है, मेरे पास जो नंबर होगा है ना, या नंबर होने वाले जो सारे नंबर 3 डिजिट, बहुत सारे नंबर रहेंगे, उसमें जो नंबर बन रहे हैं वो कैसे 3 डिजिट वाले नेचुरल नंबर है, और वो और एक कंडीशन बताइए और कैसे है, और वो डिविजिबल बाय 5 भी है। ठीक है, और बोला है बताओ मुझे ऐसे कितने नंबर होंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल 5, ऐसे कितने 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स है। हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, ऐसे कितने 3 डिजिट से बने हुए नेचुरल नंबर्स है जो 5 से डिवाइड हो सकते। सर कैसे करें, अब चलो सिंपल करके समझो इस बात को, है ना, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा है। एक बार आ गया तो ऐसे टाइप के बहुत सारे अलग अलग सवाल जो है आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, विश्वास मानो मेरी बात का। क्या करेंगे पहले तो, क्योंकि यार हमारे पास क्योंकि एपी ही नहीं है ना कोई, तो एपी को हमें खुद बनाना पड़ेगा। ओके, आ रहा है दिमाग में, एपी को हमें खुद बनाना पड़ेगा ताकि अपन एपी के फॉर्म में या एपी के फार्मूलाज को वहां पे इस्तेमाल कर पाए इस चीज को सॉल्व करने के लिए। अब सवाल फिर भी वही है कि सर एपी कैसे आएगी, तो भाई ध्यान से सुनो, मेरे को बोला है ऐसे कितने नंबर है जो 3 डिजिट के हैं और 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो भाई ऐसे जाहिर सी बात है, दुनिया के बहुत कितने ही नंबर क्यों ना हो, लेकिन रहेंगे लिमिटेड ही, कि भाई यहां से लेकर के यहां तक ऐसे 3 डिजिट के नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, बराबर ना। तो है तो लिमिटेड, मतलब इसमें कहीं ना कहीं पे एपी की कहानी बिठानी पड़ेगी या बैठती ही होगी। तो मेरे को बस वो सोचना है अभी कि कैसे बैठेगी। मैंने बोला क्या करना होता है ऐसे सवाल जब भी आता है, ट्रिक भी बता रहा हूं, ऐसे सवाल जब भी आता है क्या करना होता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर सोचा करो जितने भी डिजिट का है, जैसा ही बोला है आपको, जो कि डिविजिबल बाय है या जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, दी हुई अब कंडीशन है डिविजिबल बाय हो और नंबर है अपना 3 डिजिट का, तो सबसे छोटा सबसे पहला मुझे नंबर बताओ, है ना, जो कि फर्स्ट टर्म बन जाएगी अपने एपी की। कर पा रहे हो रिलेट, अब जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, कि अब सबसे छोटा सबसे पहला नंबर ढूंढो जो कि 3 डिजिट का भी हो और वो 5 से भी डिवाइड होता हो। बताओ ऐसा कौन सा नंबर होगा। सर सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर तो मेरे को सर 1000 पता है ना। सर नहीं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। सर सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर सर मेरे को 100 पता है ना, 1000 नहीं सॉरी 100 पता है। तो यार 100 5 से डिवाइड होता है क्या, 100 5 से डिवाइड होता है सर, बिल्कुल होता है। तो मेरे लिए फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी इसकी, 100 बन जाएगी। अब इसके बाद वाला जो सेकेंड टर्म रहेगा वो क्या रहेगी। अब सोचो 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है 3 डिजिट का जो 5 से डिवाइड होगा। जाहिर सी बात है यार 105 होगा, और क्या होगा, राइट 105 होगा। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका क्लियर हो तो आपको ऐसे सवाल सॉल्व करने में और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो वही बात है यार, जिसके बेसिक्स ज़्यादा अच्छे वो बच्चे थोड़ा तेज़ी से कर पाते हैं, राइट। तो फिर यार डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है अगर यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो पूरा नंबर जो है चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा ही होगा, बराबर बात। तो 105 भी होगा। अच्छा और क्या डिवाइड हो सकता है 5 से, बताओ मुझे, और क्या डिवाइड हो सकता है। 110 हो सकता है, और क्या हो सकता है 115 हो सकता है, बराबर। देखो यहाँ पे 5 का डिफरेंस बराबर बनता जा रहा है। अब ये कहानी तो चलती रहेगी, कहाँ तक चलती रहेगी। अब मेरे को इसका एंड भी ढूंढना पड़ेगा, कब तक चलेगी ये कहानी, है ना। सर ये कहानी कब तक चलेगी, 3 डिजिट, हाँ 3 डिजिट, तो मैं उससे ना एक्सीड हो जाऊं, मतलब 4 डिजिट का नंबर ना बना लूं, वहां तक एंड तक मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे को पता है कि यार सर जो इसके लास्ट में बनेगा वो 1000 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि यार 1000 अगर मैं कर देता हूं तो वो तो 4 डिजिट बन जाएंगे, 1 2 3 4, और मेरे को 4 डिजिट का नंबर तो नहीं चाहिए, है ना, मेरे को तो 3 डिजिट का चाहिए। तो 1000 से छोटा मुझे सोचना पड़ेगा। अब 1000 से छोटा मैं क्या सोच लूं, या तो मैं सोच लेता हूँ 999 ये लास्ट, ये तो सर लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होता, तो मैं सोचूंगा इसके नीचे क्या 995 995। अब क्या 995 5 से डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि भाई एंड में यहाँ पे फर्स्ट जो है इसका यूनिट प्लेस पे जो है 5 आ रहा है। तो फिर एक बार मुझे पता चल गया। अब मेरे पास ऐसी एक पूरी रेंज अवेलेबल है 3 डिजिट के नंबर की जो सारे 5 से डिवाइड हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी जो रेंज है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में नजर आ रही है। जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे सभी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस 5 है। देखो 105 माइनस 100 5 आ जाएगा, 110 माइनस 105 5 आ जाएगा, 115 माइनस 110
5 आ जाएगा। और ऐसे मैंने सोचा मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एंड वाली लास्ट वाली टर्म है वो इतनी हो सकती है 3 डिजिट की रहते हुए, ठीक है, जो 5 से डिविजिबल है। तो मेरे पास एक पूरी की पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई जो कि एक लिमिटेड है, इनफाइनाइट वो एक सीक्वेंस या इनफाइनाइट पूरी प्रोग्रेशन नहीं है, उसकी एक लास्ट टर्म भी है ना। मेरे लिए अब ये T1 हो जाएगा या T1 बोलो या A बोलो आप जैसे भी, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा और ऐसी करते T5 T6 मैं और भी लिख सकता था लेकिन कोई जरूरत नहीं है ना, अपने काफी इतना सब कुछ। और ये हो जाएगा Tn यानी कि लास्ट टर्म। क्या अगर इस n को मैं फाइंड कर लेता हूं तो मुझे पता चल गया कि लास्ट तक ऐसी कितनी टर्म्स है जो 5 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर है। आई बात पकड़ में मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो इस तरीके से अपन भाई इस एप्लीकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और मुझे पता चल जाएगा 3 डिजिट के कितने नंबर्स है नेचुरल नंबर्स जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं या 5 से डिवाइड होते हैं। आया दिमाग में सवाल समझ कि यार मेरे को यहां पे n अगर मैं फाइंड करूं, Tn मुझे पता है लास्ट टर्म कितनी है, वो टर्म मुझे पता है कितनी है, लेकिन वो टर्म कौन से नंबर की है वो नहीं पता ना। वो कौन से नंबर की है पता चल जाए तो मतलब बेसिकली मेरे को यही पता चल गया ना कि टोटल कितनी टर्म्स है ऐसी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। क्या हमने यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल किया इस सवाल को डील करने के लिए, आई होप आपके दिमाग में आ रहा होगा। जल्दी से इसको सॉल्व करते। हियर मैं बोलूंगा हियर द टर्म्स आर इन AP, here the terms are in AP, या तो अपन बोलते हैं here all the numbers which are divisible or the 3 digit numbers which are divisible by 5 आर इन AP, ऐसे आपको लिखना होगा। अभी थोड़ा जल्दबाजी में तो अपन थोड़ा कम लिखते हुए आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, है ना। तो बताओ यहाँ पे A कितना है मेरे पास, A यहाँ पे 100 है, D यहाँ पे बेटा 5 है क्योंकि अपन ने खुद नहीं लिखा है ना, 5 के डिफरेंस से आ रहा है। Tn मुझे यहाँ पे पता है कितना है, वो है 995, ठीक है बढ़िया। अब आगे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करेंगे, Tn का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अपन बोलेंगे यहाँ पे वी नो दैट, है ना, फॉर अपने को यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड अपने को n करना है, राइट। अपने बोला वी नो दैट क्या Tn कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 d के बराबर होता है। ये तो अपना फॉर्मूला है, ये तो सर हमने पढ़ लिया पहले से, ये तो हमको अच्छे दिमाग में फिट हो गया। अब यहाँ पे Tn की पूरी वैल्यू तो मेरे को पता है ना यार, कितनी है 995 है, इज इक्वल टू a बताओ कितना है 100 है, प्लस n कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है कि यार n क्या होगा, ऐसी कितनी टर्म्स होगी जो कि 3 डिजिट के नेचुरल नंबर से और डिविजिबल 5, मुझे पता चल जाएगा ऐसे कितने नंबर से n की वजह से। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से सवाल आते, बहुत प्यारे सवाल है। एक बार आपके सवाल सॉल्व होने लगे ना, आपको खुद इंटरेस्ट आ जाएगा, बहुत मजा आएगा फिर ऐसे सवालों को और सॉल्व करने में, ठीक है। और आप ये करना भी जरूर। जल्दी से आगे बढ़ते। n की वैल्यू नहीं निकालनी है, नहीं पता तो यार इसको ऐसे ही लिख के रखेंगे, ओके। मल्टीप्लाई बाय d तो पता है, d बताओ कितना है 5, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करें, अब ये 995 तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है अभी फिलहाल के लिए। या तो अपन तुरंत एक और काम कर सकते हैं, 100 को इस तरफ लेके आके माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू इस तरफ क्या बचेगा 5n माइनस 5। इस पूरे ब्रैकेट में इस 5 को दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चलो बेसिक बात है, अंदर से मल्टीप्लाई 5n माइनस 5। अब 100 निकल गया इसमें से तो क्या बचेगा भाई 895 बचेगा, 995 से 100 गया 895 बचेगा, ओके। इज इक्वल टू क्या है अपने पास 5n माइनस 5। अब मैं इस 895 में ये माइनस 5 लाके इधर कर दूंगा प्लस 5, तो बचेगा मेरा इज इक्वल टू बस 5n। अब सर हमको नजर आ रहा है थोड़ा सिंपल हो गया, अब क्या करेंगे 5n इज इक्वल टू कितना बच गया 895 प्लस 5 900 बच गया, कितना बच गया 900 बच गया। अब n की वैल्यू निकालना कोई बड़ा काम आपके लिए नहीं है, क्या करेंगे बेटा, अब ये 900 बन गए, डिवाइड बाय ये 5 करेंगे, 895 था 5 ऐड हो गया, ये 1200 हो गया, तो 800 प्लस 100 बेसिकली ये क्या आ गया 900, 5 1 जा 5, ठीक है 5 1 जा 5 करेंगे, बचा एक बचा यहाँ पे 4, 5 8 जा 40 और ये 0 ऊपर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 180 180। देयरफॉर भाई मेरे को पता चल गया ऐसी टोटल 180 टर्म होगी, n की वैल्यू t 180, मतलब टोटल ऐसी 180 टर्म्स है जो 3 डिजिट नंबर है और जो 5 से भी डिवाइड हो सकते हैं, ओके। दिस इज हाउ वी डील द क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एपी। और यहाँ पे बहुत प्यारा सवाल, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल आपको भी सॉल्व करने, अभी आप इसको नोट कर लो और हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। यहाँ पे टीएन के और भी तमाम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स के सवाल बनते हैं वो आपको दोनों पढ़ा दिए सारे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बहुत प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है सम ऑफ n टर्म्स इन एन एपी। अब सर ये क्या है, देख भाई nth टर्म को तो निकालना सीख गया, ठीक है ना,
nth टर्म यानी कि उस प्रोग्रेशन की कोई भी नंबर की टर्म हो उसे तो फाइंड करना मुझे आ गया। लेकिन अगर कोई आके ये बोल दे कि एक काम कर बेटा, ये तेरे पास एपी है, इसके अंदर ये इतनी सारी टर्म्स है, इन सब की सम मेरे को इकट्ठा बता दे, तब क्या करोगे? अब उनकी इकट्ठा सम बताने के लिए क्या सभी टर्म्स को मैन्युअली ऐड करते बैठोगे क्या? नहीं ना। तो वो भी काम जो है हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए भी एक प्यारा सा फॉर्मूला है, तुरंत उस फॉर्मूले को भी समझते हैं, ठीक है ना। और आपको उसके बाद ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट फॉर्मूला है चैप्टर का। अरे यार बहुत जल्दी हमने इस चैप्टर को कर लिया है कवर। अभी तक अगर आप यहाँ पे वीडियो को देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सीरियस हो, ठीक है, और आगे बने रहो। हम जल्दी से इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पानी भी तो पीना पड़ेगा यार, इतनी देर से रिकॉर्ड कर रहे, वन शॉट लेक्चर में वन शॉट में ही पढ़ा भी रहा हुआ है असल में, ठीक है। ओके, सम ऑफ एटम्स की अपन बात कर रहे थे। तो यार सम यानी कि टोटल। अब मैंने क्या बोला, मेरे को यहाँ पे मान ले कोई एपी है T1 T2 T3 T4 T4 अप टू Tn। तो भाई इसके कितने भी टर्म्स की मुझे सम अगर निकालनी है मान ले, तो मैं मैन्युअली नहीं करूंगा ना यार। अगर मान ले कोई छोटी मोटी एपी है ना, 2 4 6 8 10, और उसके मान ले मेरे को पहले 20 टर्म की सम बता दे, तो मैं तो मैन्युअली ऐड भी कर सकता हूँ एक बार के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें मुझे बोल दिया कि यार ऐसी, जैसे अपन अभी डिविजिबल 5 वाले नंबर्स की प्रोग्रेशन देख लिया, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो अपने को अगर बोल दिया कि उसके बता मुझे पहले 200 टर्म्स की सम कितनी है, पहले 2000 2 लाख 2 करोड़ टर्म्स की सम कितनी है, तो चाहे कितना ही बड़ा नंबर लगा लो भाई, उसके उतने सभी टर्म्स की सम जो है अपन बता सकते यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज फॉर सम ऑफ n टर्म्स। nth टर्म की नहीं बात करें, सम ऑफ n टर्म्स की बात करें। यानी कि मान ले मेरे को यहां पे बोला पहले 4 टर्म की सम बता, तो तू क्या करेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 करेगा और बता देगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। लेकिन यही चीज मैन्युअली करने के लिए यार बहुत हेक्टिक हो जाएगा, इट इज अ टीडियस जॉब। और इसको आसान करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल करके आता है जो कि बहुत प्यारा बहुत सुंदर है, Tn की तरह ही है, या आप An की तरह ही ये बोल दो, लेकिन थोड़ा सा अलग भी है। तो यार सेम तो नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है ना। Sn इसको अपन बोलते हैं ना, वहां पे अपन Tn या n बोलते थे, यहाँ अपन इसको Sn बोलते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2, एक ब्रैकेट में अंदर लिखेंगे 2a प्लस n-1d। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, तेरे से बात करो, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स मत बोल, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सुंदर सा फॉर्मूला है यार। ये तो एक फॉर्मूला है ही, साथ ही में एक और फॉर्मूला भी बता देता हूं। सर आपने 2 ही फॉर्मूले बोले थे, हाँ ना, मतलब Sn के लिए एक फॉर्मूला है ना, Sn एक फॉर्मूला है और Tn एक फॉर्मूला, 2 ही फॉर्मूले। Sn में 2 फॉर्मूले, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बहुत आसान है। n/2 यहाँ पे आ जाता है आपका T1 प्लस Tn, या कुछ स्कूलों में हमारे CBSE की NCERT में इसको ऐसे भी बताते हैं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट भी बना सकते हो आप यहाँ पे, फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस लास्ट टर्म यानी कि l। अब लिखने के तरीके कई सारे, ये फॉर्मूले कई सारे नहीं है, बस लिखने के तरीके कई सारे, फॉर्मूला एक ही है ना। या तो ये फॉर्मूला याद कर लो आप, ये इस तरीके से या इस तरीके से, और ये तो मेन फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला, ये क्या है बेटा, ये मेन फॉर्मूला, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, बाकी सब तो बच्चे हैं इसके, ठीक है। ये तो मेन फॉर्मूला, ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला का यूज करके Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स अपन निकाल सकते हैं, उस प्रोग्रेशन के कितने भी टर्म्स की सम अपन बेटा यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कैसे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सीधा एप्लीकेशन सवाल उठा लिया आपको, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेशन क्या होता है ये सब पता है, ठीक है। नॉर्मल से सवाल भी आते हैं इसके अंदर, है ना, मतलब इसके अंदर एक सादा कैटेगरी आती है, एक भारी कैटेगरी आती है। तो सादा कैटेगरी में भाई आपको सीधा सीक्वेंस देंगे और बोलेंगे पहले 10 टर्म की, पहले 20 टर्म की, पहले 50 टर्म की, जो भी हो उनकी जो है सम बता दो। यहाँ पे कोई प्रोग्रेशन दी नहीं है, एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन है, तो प्रोग्रेशन हमें खुद बनानी पड़ेगी, राइट। वो अपने जो डिविजिबल 5 वाले क्वेश्चन में किया था इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर एक बार देखो क्या बोला है, कंडीशन समझो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 टर्म्स। चलो इतना तो बता रहे कि यार सम निकालनी है किसकी, पहले 123 टर्म्स की, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 123, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है जो कि हमें इस अगली कंडीशन से मिलेगी, ऑफ व्हाट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। क्या बोला है, 123 इवन नेचुरल नंबर। अब बेटा जरा ध्यान से सोच और बता, इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं,
कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इवन नेचुरल नंबर है तो सर इवन नंबर मैंने पढ़ा था, मेरे को याद है 2 से शुरू होता है ना, फिर उसके बाद आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 10। ओ सर ये तो वही है जो आपने शुरू में बताया था, हाँ वो इवन नेचुरल नंबर्स ही है ना। यही है आपकी इवन नेचुरल नंबर्स की प्रोग्रेशन, है ना। अब ये इवन नेचुरल नंबर्स ऐसे में लिखता जाओ तो दिन रात बरसों सालों महीने पता नहीं कितनी सारी जनरेशंस और पता नहीं कितने सारे लाइट ईयर्स कम पड़ जाए, ये गिनती कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, राइट। तो अपन क्या करेंगे यार, अपने को क्योंकि इन्होंने पहले 123 टर्म्स की सम बोली है, राइट, अपने को इन्होंने पहले 123 टर्म की सम बोली है, तो मैं T123 तक रुकूंगा। मेरी Tn की गिनती कहां तक रुकी जाके, पहले 123 नंबर्स तक। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा, सातवां, 100वां, 120, 122, 123 तक। इतने नंबर्स, इतने टर्म्स की सम मैं करना चाहता हूं, एडिशन में बताना चाहता हूं, ठीक है। मैन्युअली ऐड नहीं करेंगे भाई साहब, सीधा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, हमने बोला वी नो दैट, हमको यहाँ पे मालूम है Sn का फार्मूला जो है वो क्या है, बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। अब मैंने और की फॉर्म में जो फॉर्मूले आपको लिख के दिए थे यहाँ पे, ये स्पेशल कंडीशन में यूज होते हैं, मतलब एक खास तरह की प्रॉब्लम है जहां पे आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता होती है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता होती है। ये फॉर्मूला इज आइडियल, ये आप मतलब सम के हर एक क्वेश्चन में लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन समय और काम बचाने के लिए हम लोग इन फॉर्मूलेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं इस वाले सवाल पे वापस एक बार। मैंने फार्मूला तो लिख दिया, फॉर्मूले जो सारे वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उन सभी को जल्दी से नोट कर लेते हैं ना, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Sn मेरे को निकालनी सम, लेकिन n कितने की, पहले 123 टर्म्स की, सो ये मेरा 123 बन जाएगा n की वैल्यू। सेम चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, n की वैल्यू वही 123 अपॉन ये 2 बाय डिफॉल्ट, ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू a बेटा कितना है फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 प्लस n मेरा कितना है बेटा 123, ठीक है, माइनस ये 1 एज इट इज जो अपना फॉर्मूले के हिसाब से है, और मल्टीप्लाई बाय d। अब क्योंकि प्रोग्रेशन है भाई, है ना, मेरी जो सारी इवन नेचुरल नंबर्स है वो एक AP है, मैं वहां पे डिक्लेयर कर दूंगा पहले द इवन नेचुरल नंबर्स आर इन AP, देयरफॉर यहाँ पे फिर A कितना है D कितना है वो अपन लिखते हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे D मेरा कितना है 2 है ना, इवन नेचुरल नंबर्स में अपन डिफरेंस पहले से निकाल के आपको मैंने बताया था, 4 - 2 2 ही आएगा, 6 - 4 2 ही आएगा, ये AP है आपको पता है। तो मेरा डिफरेंस जो है वो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू सारी पुट कर दी। अब कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बोला, आप तो होशियार बच्चे हो, कैलकुलेशन आप तुरंत कर लोगे। जल्दी जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे यस 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 बताओ सर, यहाँ पे लिख दिया मैंने इस तरीके से, इसको राउंड ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते, 2 × 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ 122 - 122 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ओके ओके वेरी फास्ट, आगे बढ़ते हैं। एस मेरे को 123 यानी कि पहले 123 टर्म्स की सम निकालनी है, प्रोग्रेशन मेरे पास है, वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, बोलो क्या 123/2 मल्टीप्लाई बाय, इस चीज को कर लेते हैं सॉल्व। पहले ऐड करोगे क्या, छी नहीं बड़ मस्त पता है, पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, बताओ फिर क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ये 4 ऐसा ही रहेगा, प्लस ये तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 4, ये कितना आ रहा है बेटा टोटल 244, राइट, डबल करना है बस, तो ये आ जाएगा 244। चलो इतना हो गया। S123 इज इक्वल टू 123/2 इंटू ये ऐड कर लो 248 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 248। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 4 2, 4 × 8, तो S123 विल बी इक्वल टू 123 × 124। सो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आने दो ना यार, मल्टीप्लाई तो करना है, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो S123 की वैल्यू अब जो है मेरे को कितनी आती है 15252। हाँ मेरे पास सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो मेरे को तुरंत आंसर बताए थे, तो क्या तू कर लेना मल्टीप्लाई, तेरे को आता नहीं क्या, हाँ मल्टीप्लाई करना सिखाओ यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आएगा सेम। ओके कितना आएगा 15252। यार इतना बड़ा नंबर, हाँ बराबर है ना भाई, इतने बड़े प्रोग्रेशन की पहले 123 टर्म्स की सम, नंबर बड़ा भी तो होता जा रहा है ना, 10 आएगा, 12 आएगा, 16, हाँ 20, 22, नंबर बड़ा, पहले 123 टर्म्स ले ली तूने, उन सब की सम कर दी, तो कितनी आ रही है इस प्रोग्रेशन में 15,252, 15,252। दैट इज योर आंसर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 123 टर्म्स ऑफ
इवन नेचुरल नंबर्स। इज दैट वेरी वेरी क्लियर डियर? इस तरीके से ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं यार, बस यही है, आपकी एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो तो आप कोई भी सवाल जो है बड़े आसानी से यहाँ पे डील कर सकते हो। जल्दी से इसको नोट कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो क्या है हमारे अगले सवाल में? अब आ गया ये सवाल जिसमें बोला है इन एन एपी 19 टर्म इज 52, 38 टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ 57। सर फिर एक बार कोई एपी नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे निकालेंगे? भाई जो दिया होता है ना, सबसे पहले हर सवाल में एक चीज याद कर लो कि हमें क्या करना होता है। जो दिया होता है उसको ढंग से समझा करो, ठीक है, और उसको लिख लिया करो। आधा सवाल लिखते लिखते वैसे ही सॉल्व होता है, आपका जाता है, ठीक है। आप स्टार्ट ही नहीं करते हो सॉल्व करना तो आपका सवाल कभी सॉल्व होने वाला ही नहीं है। ओके, सो हर सवाल को पहले देखते ही समझ के उससे लिखना शुरू कर दो। लिखते लिखते चीजें अपने आप सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। यही बेसिक ट्रिक है यार मैथ्स में, और कुछ नहीं है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर होना तो ये भी आपको करना आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के आगे तो कुछ नहीं है। चलो, तो आई होप कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर कर दिए। जल्दी से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन एन एपी, कोई एपी है, पहले से बोल दिया, कोई एपी है जिसमें 19 टर्म 52 है, बराबर ना। तो 19 टर्म बोला जाए मतलब मेरे को यार T19 की बात की जा रही है। 19 टर्म बोले तो T19 बराबर, और 19 टर्म कितना बोला है इस 52। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज इंफॉर्मेशन मिल गई, नोट कर लेते हैं इसको जल्दी से। उसके बाद बोला जा रहा है कि ये तो हो गया 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128। 38 टर्म यानी कि क्या होगा? T38 होगा। सॉरी, इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी टर्म, हाँ होने दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस तो है ना, सॉल्व कर सकते, तरीका सिंपल है, हमें पता है कैसे करना है। T38 हमको बताया कितना है, 128 है, ये मैंने नोट कर लिया, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मेरे को आगे बोलता है फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म्स। अब क्या सर, पहले हम टर्म्स को निकाले, इसमें से क्या करें? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टर्म्स को निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे उस एपी के कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, और ऐसी कुछ चीजें अगर आपको मिल जाती है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने से, जो कि मेरे को शायद से लीनियर इक्वेशन जैसा नजर आएगा कुछ देर बाद, तो यार उसके बाद का खेल तो सिंपल है। एसएन का यानी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हमको आता है, उसके अंदर सभी वैल्यूज को डाल देंगे, और जो हमें पूछा जा रहा है कि सम ऑफ 56 टर्म्स यानी कि S56 को निकाल लेंगे। ओके, प्रोसीजर नहीं समझ आई? फॉलो कर लो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लो, आराम से वीडियो को देखो, फॉलो करो, सीख जाओगे, और आगे आप क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करना, तो आपकी कमांड जो है बढ़ जाएगी ऐसे सवालों के ऊपर, ठीक है। जल्दी से डन करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे T19 बोला है, तो मैंने बोला मेरे को इतनी तो अकल है यार, T19 लिखा कैसे जाता है? मेरे को इतनी अकल तो है सर, T19 लिखा कैसे जाता है ना। तो मैं T19 को लिख लेता हूँ। अरे यार ये क्या हो गया, चलो फिर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को इतनी तो अकल है, T19 लिखा कैसे जाता है? T19 को सर हम ऐसे लिखते हैं A प्लस 18D। सर कहाँ से ये कैसे लिखा? भाई मैंने क्या बोला था, n-1 ही तो होता है ना। n अगर 19 है तो n-1 क्या हो जाएगा? Tn के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, इतना ही सिंपल काम है ना। तो ये बन जाएगा 19-1 यानी कि 18D। बढ़िया सर, और इसकी मेरे को पहले से वैल्यू बता दी इन्होंने। T19 मेरे को बोला है कितना है, 52 है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यार A प्लस 18D भी जो मेरा है वो कितना है, A प्लस 18D भी जो मेरा है वो कितना है, वो 52 है, क्योंकि T19 मेरे को बता दिया 52 है, राइट। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूंगा। अब मेरे पास अगला है T38 यानी कि 38 टर्म। सो T38 जो है उसके सेम एपी का, वो मुझे कितना बताया बेटा, वो मुझे 128 बोला है, लेकिन मैं जानता हूं कि T38 का मतलब होगा A प्लस 37D। इसमें से एक माइनस कर दो, उसको डी लगा दो, बराबर। तो अब मैं बोल सकता हूं देयरफॉर A प्लस 37D इज इक्वल टू कितना, T38 कितना दिया है, 128 के बराबर होगा। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्योंकि यार हमने अच्छे से पहले ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रखा है, तो उसका हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो और बताओ, यहाँ पे 2 वेरिएबल कौन है, A और D। देखो ये A और ये D, यहाँ पे ये A और ये D है ना। तो इस तरीके से हमें जो 2 इक्वेशन मिले वो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, जहां पे हमें इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A और D दोनों वेरिएबल्स का आंसर निकालना पड़ेगा। अब A और D अगर मुझे मिल जाती है तो सब निकालना मेरा कोई मुश्किल काम नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट
एंड हाउ वी आर कनेक्टिंग टू द क्वेश्चन, राइट। तो जल्दी से इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का जुगाड़ देखते हैं यार। दो तरीके होते हैं साइमल्टेनियस सॉल्व करने के, वैसे ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है ना, बहुत सारे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, या तो अपन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, क्रैमर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल हम करके इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। एक स्टेटमेंट लिखा जाता है बोर्ड में, लिखते टाइम हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्विंग, क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली हैंड राइटिंग को प्लीज इग्नोर करो, वन शॉट लेक्चर है, जल्दबाजी है, बोलने वाली बातों को समझ करके आप लिख लो चाहिए तो। अगर हैंड राइटिंग नहीं समझ में आती है तो मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज आई नो हमारा रिश्ता दिल से, सीधा अपन इधर से कनेक्ट करते हैं, है ना। अगर कनेक्ट करते हो तो जल्दी से कमेंट में लिख दो जो लिखना है, ठीक है। हाँ यस सर लिख दो। तो भाई यहाँ पे पहला इक्वेशन दोनों, दूसरा इक्वेशन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एक के नीचे एक लिख लेते हैं पहले तो, a प्लस 18d इज इक्वल टू है 52, और यहाँ पे है a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। अब साइमल्टेनियसली मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करने करूंगा, क्योंकि यार मैं जानता हूँ यहाँ पे a बड़े आसानी से एलिमिनेट हो सकता है ना, क्योंकि उनके जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है, तो सेम वैल्यू है। तो सब्ट्रैक्शन करूंगा मैं, तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिखेंगे। 52 माइनस 128 अगर करेंगे तो आंसर आएगा तुम्हारा माइनस में कितना आ रहा है आंसर बेटा, -76। उसके बाद a तो मर जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो गई, है ना। यहाँ पे 18 माइनस 37 करेंगे, ये भी माइनस में आएगा, जो कि आ रहा है 19d। अब d दोनों तरफ से माइनस माइनस भी मर जाएगा, d इज इक्वल टू बन जाएगा 76 अपॉन 19। 19 का अगर आपको टेबल आता है तो 76 को 19 से डिवाइड करो, ये बनता है तुम्हारा 4 ठीक है। 19 4 76, d तुम्हारा हो गया 4। अब d की वैल्यू मेरे को मिल गई। सर d मिल गया, a का क्या, पुट कर दो यार, दोनों में से किसी इक्वेशन पुट कर दो, छोटा मोटा देगा करो हमेशा से, है ना, समय बचना चाहिए एग्जाम में। तो मैंने बोला इक्वेशन 1 में पुट करते, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या वी विल गेट a प्लस 18d इज इक्वल टू 52 है, a प्लस 18 इंटू भाई d की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ 52। आगे जरा इधर ही कंटिन्यू कर लेते हैं फटाफट से, a प्लस 52 हो जाए 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा a 52 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी 40 और 40 और 30 70 और ऊपर के दो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 4 72 इज इक्वल टू ये क्या है 52, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लिया, 72 आ गया। अब क्या करेंगे, a चाहिए, a इज इक्वल टू 52 प्लस 72 इधर जाकर के माइनस 72 हो जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें बराबर 20, ठीक है, लेकिन माइनस साइन क्योंकि यार बड़े का साइन लगेगा, ठीक है। सो a मेरे को कितना मिला बेटा, a मेरे को मिला -20, d मेरे पास कितना आया +4। सर ऐसे माइनस में चलता है यार, कुछ भी हो सकती है, टर्म्स कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। मेरे को दो चीजें मिल गई, a मिल गया, d मिल गया। अगले साइड पे चलते, यहाँ पे अपने पास अभी क्या क्या है, अपने पास a है जो कि -20 आया, अपने पास d है जो कि 4 आया, और क्या चीज पता है अपने को, और ये पता है कि यार मेरे को फर्स्ट 56 टर्म की सम निकालने की, यानी कि n की वैल्यू 56 होगी, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी 56 होगी, ओके। और मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इनकी सम निकालनी है, यानी कि s, ये मेरा s है, मेरा s और 5 शायद से एक जैसा दिखता है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं कर लेना, है ना, एडजस्ट कर लो भाई, ऐसे लिख दो s 56 मेरे को निकालना है कितना होगा, ओके। बहुत सुंदर, बहुत आसान, बहुत सिंपल है। अब क्या काम करेंगे, मैं बोलूँगा वी नो दैट, हमको मालूम है, क्या मालूम है तेरे को, वी नो दैट, हमको SN का फॉर्मूला मालूम है, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। बहुत सिंपल सर, वेरी गुड। अब कैसे करेंगे सॉल्व, वैल्यू पुट करेंगे, s क्या निकालना है 56 निकालना है, n की वैल्यू बन गई 56, यहाँ पे भी डाल देंगे 56 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -20, उसके बाद प्लस साइन, n कितना है 56 -1 इंटू d कितना है
और सर फटाफट से सब डाल दिया, कितना सिंपल हो गया, वाह वाह वाह, ये सॉल्व हो सकता है। अच्छा, ये बहुत बच्चे इसको इधर ही कट कर लेते हैं, मैं बोलता हूँ मत जल्दबाजी करो, हमेशा इसको सॉल्व किया करो, पता नहीं कहाँ पे और इजीली कट हो जाए, है ना, आगे सॉल्व करने के बाद। तो एंड तक रखो एटलीस्ट, बाद में उसको जल्दबाजी में इधर डिवाइड जल्दी डिवाइड कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं, आंसर तब भी आएगा, लेकिन वेट करो जरा, है ना, हमेशा से थोड़ा वेट किया करो, अच्छी आदत होती है। हाँ, सबर का फल मीठा होता है। एनीवेज 2 × -20 बन जाएगा बेटा तुम्हारा, बताओ -40, ओके, और ये प्लस साइन ऐसे ही रहेगा, ये 56 - 1 बन जाएगा 55, और इंटू करना है आपको 4, अगले स्टेप पे करेंगे सर, जल्दबाजी नहीं, आपने ही बोला था, यस यस यस, तो -40 और ये बन जाएगा प्लस 55, 4 जा बढ़ा दे बेटे 2 2 0। हाँ, तो ये तुम्हारा अब जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, और ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 40 चले गए, इसमें से 180 बच जाएंगे, बराबर बात, बड़े का ही जाएगा प्लस साइन। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1 जा 2, और ये बन जाएगा 290 जा। अब मेरे पास जो है यहाँ पे 56:9 कर दो और जीरोस के बाद लगा लेना। तरीके आपको आते हैं, आई होप आपको सॉल्विंग आती है, इक्वेशन सिंप्लीफाई करना आते हैं, उसमें आप माहिर हो। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 540, इतना मैं रट के नहीं आया वो, मैंने बच्चे बिठा रखे सामने, फटाफट आंसर बता दे मेरे को, है। चल ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को S56 मिल गया, ठीक है, S56 मिल गया 5040। यार इस तरीके से मेरे को पता चल गया कि उस पर्टिकुलर, तो यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं 10 द सम ऑफ फर्स्ट वन, कितने था 56 टर्म्स इज हाउ मच 5040। ऐसा लगे जैसे ट्रेन का नंबर अनाउंस करें प्लेटफॉर्म पे, 5040, नहीं उसमें 5 होते हैं, एक और होता है। एनीवेज आई होप बच्चों आपको जो है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे यार हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे अलग तरीके से सवाल पूछते हैं और हमें कैसे उन्हें आंसर करना है, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट विच इज एप्लीकेशन ऑफ एपी। सर अब तक तो पढ़ाया, अब वापस, अभी तक भी एप्लीकेशन ही पढ़ा था हमने, है ना, लेकिन अभी और ज़रा बड़े मतलब फील लो यार एप्लीकेशन का, प्रॉपर बड़े क्वेश्चंस, है ना, जिसमें कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया कंडीशंस बता रखी होंगी और हमें उनको कंसीडर करके उनके सहारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल करते हुए उनको आंसर करना होगा, उन क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। दैट्स हाउ, दैट्स अ एप्लीकेशन, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रियल लाइफ में यूज, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा सवाल है जिसे अभी हम सॉल्व करेंगे। क्या बोला है भाई, जल्दी से पढ़ लेते, एक मैं करूंगा एक आपको भी करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला मैं कर देता हूं तुरंत से। क्या है, अब मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोल रखा है, एक कंपनी है, किसकी कंपनी है, मिक्सर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, ठीक है। तो एक मिक्स, अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे ना वर्ड प्रॉब्लम देख के बहुत डर जाते हैं, बहुत सिंपल होता है, हर एक केस को अच्छे से समझो, क्या बताया जा रहा है, उसमें से आउटपुट निकालो गिवन के फॉर्म में, और एप्लीकेशन है तो आपको भाई नेसेसरी डेटा निकालना पड़ेगा, फिर उससे आपको जो इक्वेशन है या जो आपकी प्रोग्रेशन है, अगर यहाँ पे तो प्रोग्रेशन है, वो बनानी होगी, और फिर वहाँ पे आप फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। नेसेसरी फॉर्मूलाज कैसे लगाने वो आप कंडीशन के ऊपर बेस्ड करते हैं। अब मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 600 मिक्सर, ओके सर, इसका क्या करें हम, देखो यार हमें बोला है कि एक मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन वो मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग का कुछ डेटा हमें शेयर किया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है उसके बारे में, हमें बोलते हैं कि कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 600 मिक्सर्स इन 3rd ईयर, ओके, एंड 7th ईयर दे मैन्युफैक्चर 700 मिक्सर्स। 3rd ईयर में उन्होंने, उनका जो भी तीसरा साल होगा, 3rd ईयर में उन्होंने कितने मिक्सर बनाए, 600 मिक्सर बनाए, 600 M बोल देता हूं मैं, ठीक है ना। और 7th ईयर में, 7th कंसेक्यूटिव ईयर में उन्होंने 700 मिक्सर बनाए, ठीक है, 700 मिक्सर बनाए। एक मिक्सर बनाने वाली कंपनी, उन्होंने पहले तीसरे साल में कितने बनाए थे, 600 मिक्सर बनाए थे। 7वें साल में उन्होंने शायद उन्होंने 10-12 आदमी ज़्यादा हायर कर रही, उन्होंने 100 मिक्सर ज़्यादा बना लिए, उन्होंने 700 मिक्सर बना लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है ऐसे, हाँ सर हो सकता है रियल लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलते हैं इफ एवरी ईयर देयर इज अ सेम ग्रोथ, भाई कंपनी का मालिक शायद से एपी ज़्यादा पढ़ता होगा उसने बोला हर साल बराबर सेम कॉमन डिफरेंस के साथ ग्रो करेंगे, तो उन्होंने बोला कि यार एवरी ईयर देयर इज अ सेम ग्रोथ। कितनी ग्रोथ है मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ है वो कैसी है बेटा, सेम है, यानी कि यहाँ पे डी कैसा होगा हमारा, कांस्टेंट होगा, डी हमारा कैसा होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा।
यहाँ पे एयर्स जो बताए जा रहे हैं ये बेसिकली टर्म्स की फॉर्म में बताए जा रहे हैं आपको, बराबर बात। फिर बोलते हैं एवरी ईयर देयर इज अ सम ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिक्सर, देन फाइंड, पहली चीज जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि हमें भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ करके ए को निकालना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर को हम पहला टर्म मान लेंगे, थर्ड ईयर को अपन थर्ड टर्म मान लेंगे, सेवंथ ईयर को अपन सेवंथ टर्म मान लेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अरे यस और नो आ रहा है समझ बेटा? बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत आसान। आगे क्या बोलते हैं, सेकेंड थिंग बोलते हैं यार प्रोडक्शन इन 10th ईयर, यानी कि T10 भी बताओ, यानी कि T10 भी बताओ कितना होगा, 10वें साल कितना प्रोडक्शन होगा ये भी हमें बता दो, ठीक है। T10 भी बता दो हमें कितना होगा। फिर सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होते, तीसरा सवाल और एक दे दिया भाई लोग, क्या, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, ठीक है। और तीसरे सवाल में हमें क्या पूछा, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, टोटल करना है ना, सम की बात आ गई। तो हम यहाँ पे बेसिकली और एक सवाल पूछ लिया, S7 यानी कि 7 टर्म तक, 7वें साल तक है ना, टोटल 7 साल में है ना, कितने द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। तो S7 अपने को पूछ लिया कितना होगा ये भी बताओ। 3 चीजें हमें निकालने के लिए बोलिए, दिया हमें बस कुछ चीज़ों को है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड ईयर के प्रोडक्शन को और 7th ईयर के प्रोडक्शन को दे रखा है। फिर एक बार यार देखो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? अगर अभी भी दिमाग में नहीं चमका यार तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, सब्र करो, ध्यान से देखते रहो, हर एक चीज़ समझते रहो। और यहाँ पे अपन करते हैं कंटिन्यूस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो क्या करेंगे बेटा, ये डिस्कस की बातें समझ आ रही है, ये आंसर का हिस्सा नहीं है, बस मैंने आपको डिस्कस करने के लिए लिखा है, आंसर यहाँ से लिखेंगे हम, ठीक है। क्या बोला हमको, लेट द yearly production, let the yearly production of mixers be in AP as the growth in production every year इज सेम। हमने बोला भाई क्योंकि अगर प्रोडक्शन का जो हर साल होने वाला ग्रोथ है वो सेम है तो इस पूरे हर साल के प्रोडक्शन को, ईयरली प्रोडक्शन को अपन एपी में मान लेते। बढ़िया, चलो यही हमने फील किया यहाँ पे। देयरफॉर हमारी जो फर्स्ट प्रोडक्शन होगा पहले साल का वो फर्स्ट टर्म होगी ए, सेकेंड प्रोडक्शन होगा T2, थर्ड प्रोडक्शन होगा T3 जो कि थर्ड ईयर होने वाला है, और फोर्थ प्रोडक्शन होगा T4, उसके बाद होगा T5, ठीक है। इस तरीके से होता रहेगा। मेरे को क्या पता है यहाँ पे, मेरे को पता है थर्ड टर्म और 7th टर्म का, तो मेरे लिए T3 किसके बराबर होगा, वो तो 600 के बराबर होगा। मेरे को तो यही वैल्यू दे रखी है ना कि थर्ड ईयर में भाई इतने इतने मिक्सचर का प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है सर। लेकिन मैं और एक चीज जानता हूँ, T3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ A+2D, तो मेरे लिए A+2D भी कितना हो जाएगा, 600 के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1। याद है पिछले वाले सवाल में अपन ने ऐसे ही कुछ तो किया था, हाँ फिर वही है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली कहानी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर। आपको इतना तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। चलो फिर जल्दी से करते हैं। सेकेंडली मेरे को क्या पता है, T7 पता है, 7वें साल कितना प्रोडक्शन होता है, 7वें साल हुआ था बेटा 700 का प्रोडक्शन, ठीक है ना। हर साल 100 का नहीं हुआ है, देखो 3 से 6 और 7वें साल में फर्क है बेटा, कुछ अमाउंट में मिक्सर बढ़े है ना, सेम अमाउंट में बढ़े, लेकिन कितने अमाउंट में बढ़े डी मेरे को मालूम नहीं है ना। चल 7वें साल कितना हुआ, 700 मिक्सर को हुआ, ये मत समझ लेना हर साल 100 का प्रोडक्शन, ये तीसरा साल, ये 7वां साल है, 100 का प्रोडक्शन हर साल नहीं बढ़ रहा है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का बढ़ रहा है। अच्छा अगर दिमाग में रिलेट कर पा रहे हो तो है भाई, सही ट्रैक पे है तू, है ना, दिमाग में कर पा रहे हो तो है, आ रहा है तेरे को। लेकिन चलो जिनको नहीं आ रहा है वो बच्चा आराम से देखो, सोचो समझो और सीखते रहो। T7 मेरे को पता 700 है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मेरे को, तो मेरे लिए जो T7 है वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, A+6G लिख सकता हूँ। तो मेरे लिए भाई A+6G की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। इसको मैंने बोल दिया अपना सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले पेज पे चलते हैं और इसको अच्छे तरीके से लिख करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या मिला, A+2D मिला 600, A+6G मिला मेरे को 700, लिख लेते हैं। मेरे पास A+2D यानी कि थर्ड ईयर का मेरे को मिलता 600 और A+6G मेरे पास था 700, ठीक है। दो इक्वेशन मैंने लिखे, दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ, पूरा लिखूंगा नहीं अभी। साइमल्टेनियसली करने के मैं सबट्रैक्शन कर लेता हूँ, जाहिर सी बात है क्योंकि ए तुरंत कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये माइनस, इज इक्वल टू आना चाहिए 600 माइनस 700 बन जाएगा -100, ये 2D माइनस 6G बन जाएगा -4D। ए तो भाई मर गया, माइनस माइनस भी मर जाएगा, D इज इक्वल टू बनेगा 100/4, 4 के टेबल में 100 आएगा 25 पे, तो मेरा D मिल गया मेरे को 25।
25। चलो तुरंत डी मिल गया। ए की वैल्यू कैसे निकाले? मैं बोला पीछे के इक्वेशन में कहीं पर भी चाहे इक्वेशन सॉरी ये नहीं पिछले वाले इक्वेशन में कहीं पे भी, चाहे इक्वेशन में या इक्वेशन 2 दोनों में ऐसे जो भी पसंद है, ऐसे हमेशा छोटा और सिंपल देखा करो ताकि एग्जाम में समय बचे। मार्क तो आपको पूरे मिलने ही वाले। एग्जाम में ये बोलेगा इसमें क्यों डाला, इसमें क्यों डाला, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो मैं ये चुन लेता हूँ a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। क्या चुन लेते हैं अपन? a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। ऊपर ये है, ठीक ना। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ d की, a प्लस 2d इज इक्वल टू 600 में अपन पुट कर देंगे a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू बोल बेटा 25 इज इक्वल टू 600। फिर a प्लस 25 टू ज़ा 50 इज इक्वल टू 600। यहाँ पे a इज इक्वल टू 600 माइनस 50 और a मेरा आ जाएगा, बताओ कितना? 550 550। तो भाई यहाँ पे मेरे को पता चल गया 10 द प्रोडक्शन ऑफ मिक्सर इन द फर्स्ट ईयर विल बी। पहले साल उन्होंने 550 मिक्सर बनाए, दूसरे साल उन्होंने, अब उनकी क्योंकि 25 से ग्रोथ हो रही है तो 575 बनाए होंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 600 बनाए होंगे। ऐसे करते करते 7वें साल में उन्होंने कितने बना दिए भाई? टोटल 700 मिक्सर बना दिए, राइट। तो दिस इज हाउ द मिक्सर की जो प्रोडक्शन की ग्रोथ है इनकी, वो कितने से बढ़ रही थी हर साल? हर साल 25 से बढ़ रही थी, इसीलिए तो ये एपी में आ गया था। तो ऐसे जो है हम एपी का इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ क्वेश्चंस को डील करने के लिए। यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म भी समझ में आ गई। सवाल लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। हमको सर आपने क्या क्या बोला था निकालने के लिए? ए बोला था, वो अपन ने निकाल लिया, यानी कि पहले साल कितना प्रोडक्शन है। बाद में बोलता है T10 बता 10वें साल कितना प्रोडक्शन होगा, तो मैं बोला 10वें साल का प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं। मेरे को T10 पूछ लिया कितना है, तो मैंने बोला AN का फॉर्मूला या TN का फॉर्मूला हम जानते हैं, आप TN बोल दो, AN बोल दो। TN इज इक्वल टू मैंने बोला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1D होता है। T मेरे को 10 निकालना है, N की वैल्यू मेरी 10 हो जाएगी। A मेरे को मालूम है, A बोल बेटा कितना यहाँ पे? A अपन ने अभी फाइंड किया था 550 प्लस n यहाँ पे 10 उठा लेंगे, यहाँ डाल देंगे। ठीक है, n की वैल्यू 10 है ना, माइनस 1 इंटू डी मेरा बता बेटा अपन ने निकाला था कितना? 25। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। T10 10वें साल का प्रोडक्शन मेरे को समझ में आएगा कितना होगा, है ना। सो 550 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 25। T10 विल बी इक्वल टू 550 प्लस ये 9 कितना हो जाएगा? 225। ओके, नहीं 25 9 से कितना हो जाएगा? 225 होगा, राइट। ठीक, T10 इज इक्वल टू 550 और ये कितना हो जाएगा? 775 775। तो भाई 10वें साल में ये इतने मिक्सर्स को बना लेंगे। ठीक है, लास्ट में वर्ड में लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ पे जो सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे आंसर को कि 10 द प्रोडक्शन ऑफ मिक्सर्स ऑन द 10th ईयर विल बी 775। उसको अंडरलाइन कर देंगे अच्छे से। ठीक है, बढ़िया। सवाल यहाँ पे अभी भी नहीं खत्म हो रहा, और एक चीज पूछी थी सर, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, और क्या पूछा था? S7 7 साल में टोटल कितने मिक्सर बना लिए ये भी बताओ। हमको क्या और क्या पूछा है? अगले स्लाइड पे चलते। 7 साल में टोटल इन्होंने कितने मिक्सर बनाए ये भी बताओ बोला। तो भाई एक काम करते, 7 साल के मिक्सर्स को निकालने के लिए S7 को निकालना पड़ेगा, राइट। तो मैंने बोला S का फॉर्मूला मुझे पता है, SN सम ऑफ n टर्म्स का n/2। ठीक है, और यहाँ पे चलता है अपना फॉर्मूला 2a प्लस, एक मिनट थोड़ा गंदा लिख दिया, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे वापस किसके लिए? S7 के लिए। तो ये n बन जाएगा 7/2, ये बन गया 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी बताओ? 550। अगर आपको याद है, मेरे को याद है भाई, बाद में था 7 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला अपन ने? 25। ठीक है, सारी वैल्यूज अपन ने पुट कर दी। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 552 बन जाएगा 1100। ठीक है, 1100 बन जाएगा। ठीक है, 1100 और प्लस 7 माइनस 1 बन जाएगा 6 इंटू 25। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 7/2 ब्रैकेट के अंदर 1100 प्लस ये बन जाएगा ये तुम्हारा 150 बराबर 400 हो जाएगा, ऊपर 50 25 50 दो ऐड कर देंगे बराबर, ये हो गया तुम्हारा ये होगा तुम्हारा 7/2 इंटू ये बन जाएगा 1 2 5 0। ठीक है, हमारे मराठी में बोलते हैं 0 0 को। अच्छा 2 इसको करेंगे 6 ज़ा 12 2 ज़ा 4 बचा 1 5 ज़ा 10 तो बचा 7 इंटू तुम्हारा 625 और 7 इंटू 625 का कितना आंसर आता है? 4375 इतना आता है। ठीक है, तो मेरा S7 यानी कि 7 टर्म की सम जो है वो 4375। बेसिकली 7 टर्म नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 7 साल के टोटल प्रोडक्शन को। टोटल मिक्सर उन्होंने पहले 7 साल में, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल ऐसे 7 साल का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ उनका मिक्सर्स का? इतना हुआ। लास्ट में आंसर लिखते हैं 10 द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिक्सर्स इन फर्स्ट 7 ईयर्स इज 4375।
आ रहा है बेटा समझ? आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत प्यारे सवाल है, कैसे आपको सॉल्व करने हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जल्दी से बढ़ते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन यार एक काम करते हैं ना, ये सवाल आपके लिए रखते हैं, राइट? लेट अस कीप दिस क्वेश्चन फॉर यू। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करो और बताओ कमेंट्स में क्या इसका आंसर आता है, कैसे आपको अभी तक जो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी वो कैसे लगी, और अगला चैप्टर का किस चैप्टर का आप वन शॉट चाहते हो ये भी मुझे बताना जरूर, ठीक है? बाकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तो आते रहेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना? जल्दी से आपको मिलते हैं फिर अगले किसी लेक्चर में, वन शॉट सीरीज में। ऐसे ही हम लोग फटाफट से हर चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। आपका कोई भी सवाल रहता है, डाउट रहता है, कुछ भी आपको पूछना है, आप जरूर से कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों को आंसर करने का। ओके, आपकी कोई डिमांड है तो स्पेशल वो भी बताइए। और आप पहली बार अगर लेक्चर देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है? मोटिवेशन मिलेगा। लाइक कर दो, शेयर करो हर एक बच्चे के साथ, हर एक आपके दोस्त के साथ जो वन शॉट सीरीज के ऐसे अच्छे लेक्चर्स चाहता है, हाँ अच्छे लेक्चर्स चाहता है। और थैंक यू सो मच, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप एक सीरियस बच्चे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन नाउ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।